मुख्तार अंसारी और दारा सिंह चौहान दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो चैप्टर क्लोज हो गया उसके बारे में क्या सोचता हूँ। अगर आज रहते तो जरूर मैं बोलता, जब वो तब बोलता था। दारा सिंह चौहान जैसे लोग राजनीति को नौटंकी का मंच बना रखे हैं। 2022 में आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेट बढ़ी, 15 घंटे तक रेट चली और 17,000 रुपये मिली। अधिकारी बोल रहा था उससे ज्यादा तो हमने खर्चा कर दिया आपके ऊपर। 2024 में आपका मुकाबला हुआ था ओपी राजभर जी के बेटे के साथ। मैंने एक ही लाइन बोला था, वीडियो में आप देखेंगे कि इनको बकबकाइटिस की बीमारी है। ये वोट बढ़ाने की मशीन है, जितना ये बोलेंगे मुझे गाली देंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। तीनों बाप बेटा बेकाबू, अभी भी बेकाबू है। आपकी सबसे पहली मुलाकात मैसूर में अखिलेश यादव जी के साथ हुई, लेकिन फिर अचानक से एक एजुकेशनिस्ट की भूमिका को छोड़कर आपका राजनीति में उतरने का ये फोकस। देखिए, ऐसा तो नहीं कहूँ, हाँ सक्रिय ग्राउंड पर नहीं था और उस समय मुझे सीखने में ज्यादा रुचि थी। मैं चंद्रशेखर जी के पास बैठकर उनका भी अपास नहीं मिलता था। 2014 का चुनाव आपने भी लड़ा, आप पहले नहीं, दूसरे नहीं, चौथे नंबर पर आए। राजीव राय आखिरी सांस तक घोसी की धरती पर ही रहेंगे और मेरी अगर अर्थी भी उठेगी तो घोसी से जब उठेगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो भगोड़े होते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं। जब आपने शिवपाल यादव और आजम खान जी के बारे में देखिए, कुछ नहीं बोला था। शिवपाल यादव जी ने तो कुछ कहा भी नहीं। ये आजम खान ने नाराजगी साबित दिखाई और फिर साजिश करके नेताजी ने कहा कि मैं क्यों देखूं, मुझे सब पता है इनके खिलाफ साजिश हुई है। कौन से ऐसे 5 बड़ी चीजें आपको लगती हैं आज की उन 5 सालों में अगर हमने की होती तो शायद चीजें बदल जाती? मीडिया हमारे घर के झगड़े को दिखाते रहे और हम जो जनता के लिए कर रहे थे उस बात को हम वहाँ नहीं पहुँचा पाए। कोई भी घटना हो, अखिलेश यादव के फोटो के साथ जंगल राज क्यों दिखता था और यहाँ सामूहिक बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती होती है तो जंगल राज के साथ योगी जी का फोटो क्यों नहीं दिखता है? इसका जवाब दे मीडिया। और वो जो दौर था जो गोली चली, जिस मिश्रा जी ने गोली चलाने का आदेश दिया प्रधानमंत्री के सचिव बनते हैं। जिस IAS अफसर ने कहा भगवा आतंकवादी शब्द का इजाद किया, उसको आपने सांसद मंत्री बना दिया क्योंकि आपको सूट करता है। तो पहला ऑफर आया, बसपा से आया। किसका फोन? बड़े नेता का था, बसपा का। बहन जी बात करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े नेता, बहुत बड़े नेता, आज भी टॉप 5 में वो है, एक थे। और एक और उन्होंने तब बोला था कि हम तो आपको अपने यहाँ से अपने तरफ से लड़ाने का सोच रहे थे, अभी भी सोच लीजिए। 2027 के लिए सपा की तैयारी कैसी है? कांग्रेस से गठबंधन होगा? सकारात्मक है, पॉजिटिव है। कांग्रेस को भी डिपेंड करता है। देश के भविष्य अखिलेश यादव और एक न एक दिन देश के प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे, इसको लिख लीजिएगा। कमलनाथ जी का जो बयान आया था उस वक्त मध्य प्रदेश में, अगर हम बात करें तो उसका पार्टी में कैसा असर रहा? हम कमलनाथ और अमरनाथ की बातों को नहीं मानते। अवधेश प्रसाद जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद लाइमलाइट में आ गए एकदम से, और लोकसभा में अखिलेश यादव जी उनको पहली पंक्ति में अपने साथ बैठाते हैं। अवधेश जी को देखते ही चिढ़ते बहुत हैं, ये भाजपा चिढ़ते बहुत हैं, तो जो चिढ़ो तो हम चिढ़ाएंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी। बलिया के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का जो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए पहले बनारस गया, वहां के यूपी कॉलेज से उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। फिर वहां से अगली पढ़ाई करने के लिए वो पहुंचे बेंगलुरु। बेंगलुरु इतना रास आया कि वहीं के होकर रह गए, हालांकि कुछ वक्त के लिए। वहां पर उन्होंने 11 कॉलेजेस की स्थापना की। इसके अलावा ईवी के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के वो चेयरमैन भी हैं। दुबई में एक मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं। लेकिन ये इनका एक परिचय है। इसके अलावा इनका एक और परिचय है और वो है नेता वाला परिचय। उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से फिलहाल ये लोकसभा सांसद हैं और जब भी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों की चर्चा होती है तो सबसे पहले नाम आता है राजीव राय जी का। तो आज राजीव राय जी से हम बात करेंगे यूपी की पॉलिटिक्स के साथ साथ पूरे देश की पॉलिटिक्स पर, साथ ही पुराने मुद्दों पर भी बात होगी और 2027 के लिए यूपी को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है इस बारे में भी चर्चा होगी। तो हमारे साथ है राजीव राय। सर बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। सर सबसे पहली चीज ये है कि एक एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ राजनीति में आना कैसे हुआ, ये सबसे पहला सवाल है जो हम लोग आपसे जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको राजनीति में ज़्यादा रुचि रखनी चाहिए जी, क्योंकि फिर वो जितना ज़्यादा आपके पास ज्ञान रहेगा उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे पॉलिटिक्स को भी, देश को भी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उनको। मेरी राजनीतिक सोच बचपन से ही रही है। हाँ, पढ़ने के लिए बेंगलोर चला गया, कैरियर जरूरी था, कैरियर की शुरुआत हुई। लेकिन समाजवादी, मेरे पिताजी स्वर्गीय राजनारायण समाजवादी, महान समाजवादी क्रांतिकारी नेता के शिष्य थे। दिनेश्वर मिश्रा के, अनन्या और चंद्रशेखर जी के सहयोगी रहे। तो घर में राजनीतिक वार्तालाप होता था। मैं अखबार पढ़ने का बचपन से शौक था
और जब कुछ ऐसी खबरें पढ़ता था, बाद में टीवी आया तो जिसको देखने लगा तो मन को उद्वेलित करता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बताऊं, जब मैं टीवी चैनलों पर डिबेट को देखना शुरू किया तब लगता है ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, इस बात का ऐसा क्यों नहीं जवाब दिया गया। तो कहीं ना कहीं रहता था। बाद में फिर जब समाजवादी पार्टी कर्नाटक में इस्टेब्लिश करने के लिए बंगरप्पा जी के साथ शुरुआत करी, तो चूंकि मेरा कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब मुझे फ़ोन आया वहाँ से कि आपको पार्टी में भी रहना है और एक ब्रिज का काम करना है। मेरी सोच वही थी, इस्टेब्लिश कर चुका था, पढ़ाई ख़त्म करके स्कूल कॉलेज, नौकरी भी कर ख़त्म करके स्कूल कॉलेज शुरू कर चुका था। तो आई हैप्पीली जॉइन देम। 2005 से 2011 तक अखिलेश जी के सहयोगी के रूप में उनके साथ रहना। मेरे गुरु स्वर्गीय दिनेश्वर मिश्रा जो पाठशाला नहीं चलती फिरती राजनीतिक विश्वविद्यालय थे, उनके चरणों में रहकर ककारा सीखना, चंद्रशेखर जी का और नेताजी का बहुत अगाध स्नेह मेरे ऊपर रहता था, तो ककारा भी उन्हीं के चरणों में रहकर सीखा। 2011 में आदरणीय अखिलेश यादव जी रथ यात्रा शुरू किए, उसका भी मैं हिस्सा था। फिर एक समय आया कि हम लोगों ने देखा कि टीवी चैनलों पर लोग आते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, हमारे बारे में बोल के चले जाते हैं और हमारे तरफ से कोई रिस्पांस नहीं होता है। तो मैं समाजवादी पार्टी का पहला चेहरा भी बना टीवी चैनल पर। मैंने डिबेट की शुरुआत करी, 2014 में चुनाव लड़ा, मोदी की लहर थी और मेरे खिलाफ एक और परिवार जो अब नहीं थे माइनॉरिटी से, वो आगे हार गया। 2019 में सीट गठबंधन में चली गई, 24 में जीत कर आपके सामने हूँ। सर, ये बहुत संक्षिप्त में आपने बहुत छोटी अपना जो इतना बड़ा वास्ट करियर है उसको बहुत छोटी लाइनों में आपने समेट दिया शब्दों में। लेकिन आपकी सबसे पहली मुलाकात मैसूर में अखिलेश यादव जी के साथ हुई, बेंगलुरु में हुई थी। बेंगलुरु में हुई थी। ठीक हाँ, है। वो ग्रुप एक ही था, जी। ग्रुप एक ही था, उनके दोस्त हमारे दोस्त। जी जी जी, तो वो मुलाकात क्या थी और अखिलेश यादव जी से पहली बार जब मुलाकात हुई आपकी तो क्या बातें हो रही थी उसमें? उस समय बहुत ज़्यादा राजनीति की बातें नहीं हुई, इनफैक्ट संक्षिप्त वही लोकल बातें होती थी। सीरियस बातें राजनीति की 2005 से शुरू हुई, जी। क्योंकि तब मैं भी राजनीति में नहीं था। तो जो छात्रों के बीच में, चाहे जो करियर की शुरुआत करने वालों के बीच में होती है, वही हो रही। बहुत ज़्यादा डिटेल में राजनीति की बात नहीं हुई कभी। 2005 से वो भी अखिलेश जी भी आए थे बेंगलोर में, जब समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बंगरप्पा जी को बनाया गया। बहुत बड़ी रैली थी, उस रैली में भी मेरा योगदान था। और फिर बंगरप्पा साहब को मैसेज गया कि राजीव राय जी रिप्रेजेंट करेंगे। तो तब से मैं सीरियस राजनीति की बातें मेरी 2005 से शुरू हुई। और तब से ऐसा होता था कि अखिलेश जी किसी भी दौरे पर जाते थे तो एक सहयोगी कहिए, सलाहकार कहिए, जो भी नाम ले लीजिए, साथ में रहता था, जो मुझे समझ में आता था इनपुट देता रहता था। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही, जब हमारे गुरु नहीं रहे, तो उनके पहले पुण्यतिथि पर मैं जब गया था तो मुझे लौट कर आ रहा था तो पता चला दिल्ली में कि मुझे एक लेटर, मुझसे एड्रेस मांगे कि बंगलोर वाला एड्रेस क्या है। मैंने एड्रेस दे दिया तो घर से पता चला, उसमें डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब रुका कि घर पर फैक्स आया है कि आपको राष्ट्रीय सचिव और कर्नाटक का प्रभारी भी बनाया गया है। फिर जब रथ यात्रा शुरू हुई, उससे पहले जब पता चला, हमें महसूस होने लगा कि मीडिया में हमें बहुत कंडेम किया जा रहा है। एक मीडिया में एक वर्ग विशेष बैठता है और समाजवादी पार्टी को एकदम ख़त्म दिखाता है। तब उन्होंने कहा कि आप इस जिम्मेदारी को लीजिए। और 2012 का चुनाव होते होते समाजवादी पार्टी का मीडिया का चेहरा के रूप में जाना जाने लगा। तो जो मुझे उन्होंने भूमिका दी उसकी पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया और परिणाम भी देखे। जब शुरुआत हुई तो कहीं नहीं देखा जाता था, लास्ट में आते आते हर जगह समाजवादी दिखने लगे, हर चैनल पर दिखने लगे, बोलने लगे, जवाब देने लगे, जनता को समझ में आने लगा और ऐतिहासिक जीत हुई। 2012 में अगर हम बात करें तो अगर कोई भी बड़ा मीडिया संस्थान का चैनल खुलता था, अगर सपा की तरफ से कोई बैटिंग करने आता था तो वहाँ जी। लेकिन एक ऐसा भी उस वक्त दौर आया कि वो बैटिंग करते करते कभी एक जगह ऐसी आई कि आप स्टंप आउट होते होते बच गए। उस क्या था असल में जब आपने शिवपाल यादव और आजम खां जी के बारे में? देखिए, कुछ नहीं बोला था शिवपाल यादव जी ने, तो कुछ कहा भी नहीं। कुछ लोग जो आज पार्टी में नहीं है उनको खतरा था मुझसे, तो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं। टीवी चैनल पर था। प्रसंग क्या था पूरा? प्रसंग ये था कि सुमित अवस्थी जी एंकर थे
और अखिलेश जी स्वाभाविक रूप से बहुत यंग थे, तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि एक नौजवान को जिसको न प्रदेश का अनुभव है, न देश का अनुभव है, न प्रशासनिक अनुभव है, उसके हाथ में उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे का कमान सौंप दिया गया, कैसे कोई फैसला ले पाएंगे। मैंने कहा कि सही बात है कि नौजवान है, इसको तो नहीं कर सकता, लेकिन नई ऊर्जा, नई सोच, बुजुर्गों का अनुभव और आशीर्वाद विकास के पथ पर आगे ले जाएगा। ऐसे लगातार लिंगर ऑन करते रहे। फिर बोले नहीं, जिस कैबिनेट में शिवपाल जी और आजम खान साहब हैं, वहाँ कैसे कुछ बोल सकते हैं। हमने कहा जहाँ आज बैठे हैं वहाँ शिवपाल जी का और आजम खान साहब का भी आशीर्वाद इसलिए बैठे हैं, लेकिन निर्णय कैसे ले सकते हैं। और रिस्पांस मेरा यह था कि निर्णय क्यों नहीं ले सकते। मामला जब आया था डीपी यादव का, याद होगा उसमें डीपी यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश अध्यक्ष थे, और ये वाले पश्चिम वाले डीपी यादव को पार्टी में शामिल किया जा रहा था, जिसका इन्होंने विरोध किया और नहीं आने दिया। तो मैंने एक प्रसंग उदाहरण दिया कि डीपी यादव का उदाहरण सामने है, जब फैसला लेना होता है तो फैसला वो ले गए। इसको घुमाकर जाकर आजम खान साहब को बढ़ाया गया कि वो तो कह रहे हैं कि डीपी यादव के हल कर दिया जाएगा। अब जानते हैं जो राजनीति में होती है, वो उस स्तर के निचले स्तर के घटिया राजनीति मैं बड़े पुरोधाओं के चरणों में रहा, कभी वो राजनीति सीखा नहीं। तो क्या बातचीत हुई तब आजम खान जी के साथ? मेरे से आजम खान साहब की कोई बात नहीं। आजम खान ने नाराजगी दिखाई और फिर साजिश करके बुलवा दिया गया मीडिया में को, तो अधिकृत ही नहीं थे। जो आदमी समाजवादी पार्टी का चेहरा था, रिटर्न में लेटर गया था, तो मुझे भी दुख हुआ। मैं भी कुछ दिन चला गया बेंगलोर। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी मानूंगा कि मुझे तुरंत लेकर दिल्ली आया, नेताजी से कहे कि आप ये सीडी देख लीजिए, इसमें अगर कुछ राजीव राय ने बोला था। तो नेताजी ने कहा कि मैं क्यों देखूं, मुझे सब पता है इनके खिलाफ साजिश हुई है, इन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला है, मेरे लिए बेटे की तरह है, मेरे पर भरोसा रखो, मैं ठीक करूँगा सब। तो मैं वापस बेंगलोर जाना चाहता था, पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, और शपथ नहीं हुआ था। 12-13 मार्च की बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी वो शपथ नहीं लिए, तो बोले नहीं आपको शपथ में तो आना पड़ेगा, और नहीं आओगे तो। अब चूँकि रिश्ता ऐसा कि मैं टाल नहीं पाया। तो मतलब इतना ज़्यादा दुखी हो गए थे सारे प्रसंग? नहीं, जब बताइए बिना किसी गलती का, और जो लोग उस समय वफादारी कर रहे थे आज कहीं नहीं पार्टी में, नेताजी को भी अपमानित किए और आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी, और समाजवादी पार्टी को भी गाली दे रहे थे, मेरी तरह ही कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की तरह ही कर रहे थे अभी इस चुनाव में आकर। तो ऐसे लोग, कौन लोग थे? अब छोड़िए, सबको पता है ऐसे लोगों का नाम लेकर। मैं इतना बोल दिया, इतना हिंट करोगे तो काफ़ी है कि जाकर भाजपा में शामिल होकर आकर बोल रहे थे समाजवादी पार्टी का तेरा ही कर देंगे, राजीव राय का यहाँ क्या है, भूमियार कहाँ क्या है, बलिया के हो आकर उसी में कर रहे हो। तो जितना मेरे लोगों ने रिएक्शन देना चाहा, मैंने कहा ऐसे लोग जितना आपको गाली देंगे, जनता का उतना ही सहानुभूति आपके ऊपर होगा, क्योंकि जनता आपको भी जानती है, उनको भी जानती है। अगर कोई शरीफ आदमी को बदमाश आकर गाली देने लगे तो जनता शरीफ के साथ खड़ी हो जाती है। वही मेरे साथ हुआ, जितना लोग गाली दिए उतना मेरा वोट बढ़ता गया। लेकिन ये प्रसंग जो था, ये बानगी है उस एपिसोड की, जब एक तरफ शिवपाल जी की सपा हो गई, एक तरफ मुलायम सिंह यादव की सपा। तो उस दौरान कैसा दौर था आपके लिए, जब पार्टी बिल्कुल टूट के कगार पर खड़ी हुई थी? देखिए, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण दौर था, वो पीड़ादायक दौर था, और मैंने हमेशा प्रयास यही किया, जैसा कि आपने कहा, मैं तो समाजवादी परिवार का हूँ, उस परिवार का हूँ जिसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। तो जो शुभचिंतक होगा आग लगाने का काम नहीं करेगा, चुगलखोरी नहीं करेगा। जहाँ तक प्रयास हुआ मैंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे नेताजी के से कुछ ऐसे, अगर कुछ बातें ऐसी गुस्से में होते थे तो मैं एक दूसरे को नहीं बताता था कि फलाने आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे। मैं जाकर पॉजिटिव करके उसको बोलता था, कह रहा आपके बड़े क्योंकि मैं चाहता था मिल डाउन हो। लेकिन इतने लोग उसमें, इतने स्वार्थी तत्व लगे थे, इतनी भ्रांतियाँ पैदा किए हुए थे, दिन भर उनका यही काम था कि इनसे जाकर वहाँ। और वो आज जो लोग बहुत सक्रिय थे, आज एक भी चेहरा दिखाई नहीं देता है। और जब परिवार एक हो गए, परिवार तो परिवार है ना, परिवार तो एक होना ही है। उस परिवार के बीच में आप कौन होते हो? यू आर ऑलवेज एन आउटसाइडर, व्हाई शुड यू पुट योर नोज देयर? 2012 वो दौर था जब समाजवादी पार्टी जो है सत्ता में दोबारा लौटी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। कौन से ऐसे 5 बड़ी चीज़ें आपको लगती हैं आज 2025 में बैठकर कि उन 5 सालों में अगर हमने की होती तो शायद चीज़ें बदल जाती? नहीं, 5 नहीं, सिर्फ एक काम हम लोगों ने अगर कर लिया हो, 2 काम मैं कहूँ। एक तो जो दुर्भाग्यपूर्ण एपिसोड हुआ परिवार का विवाद, उसको मैं अगर बोलूँगा नहीं हुआ तो आप भी बोलेंगे झूठ बोल रहे हो। उस चीज़ से हम बचे रहे होते, और मीडिया से
को सही तरीके से उसको हैंडल किया गया होता। हालांकि हैंडल करना क्योंकि उनके पास था पैसा था। उदाहरण दे रहा हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में कोई भी घटना हो जाता था तो मीडिया पर क्या आता था, माननीय मुख्यमंत्री का फोटो, गुंडा राज, जंगल राज। मैं चैलेंज देकर कर रहा हूँ, है किसी मीडिया की ताकत आज की बोल रही योगी का फोटो दिखाकर सामूहिक बलात्कार होता है, हत्या होते हैं, लूट होते हैं। बनारस बीएचयू में जिस बच्ची का 5 लोगों ने रेप किया था, उसको हवाई जहाज से मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार किया जाता है किसी मीडिया में ताकत? वो योगी जी का चेहरा दिखाकर बोल दे, एनसीआरबी के आंकड़े देख ले। उस चीज़ को हम काउंटर नहीं कर पाए। अगर सच लोगों को पता होता, और आज भी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, यूट्यूबर्स हैं, आप जैसे स्टार्टअप्स हैं जिससे हमें बहुत उम्मीदें हैं, लोगों को भी उम्मीदें हैं, और मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि जिस सोच के साथ शुरू किए हैं। मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम है सच बताना, दिखाना। सच क्या ये बनाना आपका काम नहीं है, समाचार दिखाना आपका काम है। आजकल तो बोला जाता है आप क्या समाचार चाहते हैं बताइए, हम देते हैं। तो न्यूज़ को बनाकर बेचना काम नहीं है। लोगों को आप, मीडिया होता है समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। चाहे विपक्ष गलती करे या पक्ष गलती करे, आप उसको आईना दिखाओ। ये सबसे बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन होगा देश के डेमोक्रेसी के लिए, कि हम भी सुधरेंगे, वो भी सुधरेंगे। लेकिन एक तरफा हो गया वो। अगर 2 चीज़ हम मैनेज कर लिए होते तो 17 में हमारी से मतलब घर की कला बाहर नहीं आई होती है। हाँ, बाकी जितना काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया। 13 साल तक अहमदाबाद में मेट्रो शुरू नहीं हो पाई। 2.5 साल में देश में पहला मुख्यमंत्री जो मेट्रो का कॉन्सेप्ट लाया, मेट्रो चला के दिखा दिया। पहला एक्सप्रेस वे जहाँ एयरफोर्स ने अपना सबसे भारी वाला विमान उतारा। प्रदेश के 40 जिलों को 4 लेन से जोड़ देना। डेयरी, IT सिटी, कितने गिनाऊं? बच्चों को लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार मेले, क्या नहीं किया। लेकिन वो काम जनता तक पहुंच नहीं पाया। अब वो काम समाजवादी नहीं कर पाए कि हाईवे, एक्सप्रेसवे, 108, 102, डायल 100, 4 लेन, डेयरी, स्मार्टफोन, छोटे छोटे 2 लोहिया आवास, दिनेश्वर मिश्रा गांव, ये हम लोग किए होते। और मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं मीडिया को दोषी देता हूँ। मीडिया ने कहीं ना कहीं, मीडिया आज की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। वो अपने पथ से भटक गए हैं। एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत नुकसान लोकतंत्र का कर चुके होंगे। मीडिया को तो अगर हम 2014 के पहले देखें तो तब भी यही आरोप लगते थे कि ये यूपी की तरफ से बैटिंग। मैं आपको एक उदाहरण दिया, आप उस गलत साबित कर दी। मैंने बोला कि लेकिन हमारे राज्य में घटना नहीं, मैं हाथरस के छोड़ दिए हुआ जिसमें सबसे पहले अरे आप जलती हुई बॉडी सामने आई। हाथरस का 1-2 तब हुआ जब वहाँ के लोकल यूट्यूबर्स ने, लोकल चैनल्स ने उठाना शुरू कर दिया। ठीक है ना। 2 बातें आप डायग्नोसिस करिएगा। योगी सरकार तब तक नहीं मानती है जब तक सुप्रीम कोर्ट थप्पड़ नहीं लगाता है। चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव वाली घटना हो, चाहे तमाम होते हैं। और जब लगता है एक लिमिट के आगे, बैरोमीटर पर लगता है कि लोकल मीडिया, सोशल मीडिया पर ज़्यादा ही मामला उछल रहा है, तो उसको लपक लेने का काम गाय बगा है। मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ बताइए। आप अगर गलत कर रहा हूँ तो बोलिए कि उत्तर प्रदेश, आप जाइए आर्काइव में, कोई भी घटना हो, अखिलेश यादव के फोटो के साथ जंगल राज क्यों दिखता था? और यहाँ सामूहिक बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती होती है तो जंगल राज के साथ योगी जी का फोटो क्यों नहीं दिखता है? इसका जवाब दे मीडिया। आंकड़े निकाल कर देख लिया। मैं चैलेंज देता हूँ, कोई देश का बड़ा एंकर हो, मैं चैलेंज देता, आओ आंकड़े के साथ बात करते हैं। ईयर वाइज बात करेंगे, मंथ वाइज बात करेंगे, वीक वाइज बात करें, सेक्टर वाइज बात करेंगे। क्यों नहीं दिखाते हो? अतीक अहमद जी, अभी पता चला ना, माननीय मुख्यमंत्री का जो सलाहकार है 5 करोड़ रुपया लेकर साइंस सिटी जो कई 1000 करोड़ रुपया लेकर भाग गया, उसके यहाँ इन्वेस्ट करता है। कहिए तो मैं भी आपको कागज दूँ पैसे का ट्रांसफ़र का। वो मुख्यमंत्री का सलाहकार बना हुआ है। भ्रष्टाचार नहीं है। जो IAS छिपा हुआ है, क्या इनको कमीशन में सेटल नहीं हुआ? कितने 1000 करोड़ का लूट हो गया? कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? आप चले जाए अपने गाँव में, जाइए, एक अपने आय प्रमाण पत्र बनवा के आइए, बिना पैसे दे दीजिए तो फिर कहिएगा रामराज है। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप बताते रह जाइएगा मीडिया से। ये क्यों नहीं दिखता? खाली समाजवादी पार्टी में क्यों दिखता था? दिखाओ ना। तो आप दोषी रहेंगे, जब तक सच को सच नहीं दिखाएंगे दोषी रहेंगे। परसेप्शन का खेल है आप। परसेप्शन, पॉलिटिक्स बन जाएगी परसेप्शन वैसा। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। 2014 की लोकसभा चुनाव की आपने बात की अपने इसमें कि 14 के बाद से चीज़ें कितनी बदली है, लेकिन 2014 का चुनाव आपने भी लड़ा और
एक तरह से उस वक्त जो सरकार थी, अगर यूपी में बात करें तो आपकी ही थी, समाजवादी पार्टी की, लेकिन आप पहले नहीं, दूसरे नहीं, चौथे नंबर पर आए। जी। कहाँ चूक हुई? मैं घोसी मैं ईमानदारी से बताऊँ, मऊ तभी गया था जब मुझे चुनाव लड़ना था 6 महीने पहले। मैं वहाँ के लिए नया था। दूसरी बात है, जैसा कि फैलाया गया, मैंने कहा कि बेंगलोर से आए हैं, बेंगलोर चले जाएंगे। तीसरी बात, माइनॉरिटी के जो, अब उनका नाम नहीं लूँगा, अंसारी अगला लड़के, सवाल मेरा वही है। हाँ, वो हमारे खिलाफ वो चाहते थे पैसा फो, मैंने नहीं किया, चुनाव लड़ने आ गए, माइनॉरिटी और डिवाइड हो गया। चौथा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, सुशील राय जी हमारे समाज के थे, जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। चुनाव से एक दिन पहले दुर्घटना में मौत हो गई, और भाजपा संस्कार है कि मौत की बाड़ी पर भी श्रद्धांजलि के रूप में वोट मांगा जाने लगा, और मैं सबसे नया खिलाड़ी, और लोगों का एहसास हुआ। तो आपको लगता है सहानुभूति वोट मिला उस वक्त? सहानुभूति वोट मिला, हमारे वोट बट गए, नेगेटिव सेट कर दिया गया। तभी मोदी लहर था, हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था, उसको डिनाई नहीं कर सकता। मोदी लहर, मेरे साथ सारे आर्ट्स आ गए जी मेरे बारे में, प्रोपेगेंडा फैला दिया गया, बेंगलोर से आए हैं, बेंगलोर चले जाएंगे, बारी हैं। जी। माइनॉरिटी का जो हमारा वोट है, वो वोट बट गया, क्योंकि वो आ गया हमारे खिलाफ लड़ने, तो लोगों में और आ गया, तो इनका अपना ही वोट बट रहा है। तीसरा ये हुआ कि मोदी लहर हो गया। चौथा हो गया, मोदी लहर के में एक और हो गया कि बड़े अच्छे इंसान थे हमारे, मतलब उनके परिवार से आज भी जुड़ा हुआ हूँ। उनका देहांत हो गया, उनकी बॉडी पर भी लोग वोट मांग लिए, लेकिन तब मैंने उसको चैलेंज को, मैं हार को स्वीकार करने वाले लोगों में से नहीं हूँ। और 19 में भी अगर सीट गठबंधन में नहीं जाती तो 19 में भी ऐतिहासिक वोट से जीता। मुझे लगातार दबाव आते रहे, 24 में जीता तो सूद बिहार समेत जीता हूँ, और उस दौर में जीता हूँ कि अगर आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बोलने वाला, सबसे ज़्यादा सवाल करने वाला, और सबसे ज़्यादा 100% अटेंडेंस के साथ सारी कमेटियों में सारे सेशन को अटेंड करने वाला सांसद घोसी को मिला है। घोसी की कई पीढ़ियाँ अपने सांसद को बोलते हुए नहीं देखी थी। जब मैं जीत कर जाता हूँ और मैं पद यात्रा करता हूँ, तो लोग कहते हैं पहली बार, 70 साल का बुजुर्ग जब कहता है कि पहली बार अपने सांसद को देख रहा है घूमते हुए, तो चलो, मुझे लगता है कि भगवान यही चाहता था कि जब आओ तो पूरी ताकत से आओ, कि बदलने की क्षमता रखो। तो इंस्टेंट का खेल होता है ना पॉलिटिक्स में, कि नेता सामने खड़े हैं, उनके सामने कोई सिचुएशन, और हाँ, भाव जब होते हैं और आप उसको चाहते हैं कि आपके जो शब्द हैं उस पर जोर पड़े और सरकार को आईना दिखाएं, तो मैंने बोल दिया कि जब बैंकिंग अमेंडमेंट में है कि वो दौर अलग था, ये लोग अलग था, अगर इस दौर में आप इनसे उम्मीद कर रहे हो तो बड़े नादान हो, जहर के शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। लोगों को अच्छा लग गया। जब काफी रील कटी इसकी, सोशल मीडिया का जमाना है बहुत। और मैं घोसी वालों को भी चुनाव में बोल दिया था कि आप 1952 के पहले चुनाव से, अलगू पहले सांसद पंडित अलगू राय शास्त्री जी थे, जो संविधान सभा में भी थे, से लेकर कल्पनाथ राय तक जो सांसद हुआ है वो राष्ट्रीय नेता रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद लोग भूल गए। आपसे पूछूंगे पिछले 4 सांसद हैं, आप कल्पनाथ राय का नाम बता देंगे, तमाम नाम बता देंगे, राजकुमार राय जी का नाम बता देंगे, लेकिन पिछले 4 सांसदों का नाम नहीं बताएंगे। तो मैंने उनसे अपील किया, मैंने बोला इस शिकवा शिकायत करने की बात नहीं है, तुमने कोशिश ही नहीं की, नहीं तो हालात बदल सकते थे, ये अश्क तुम्हारे आंखों से भी निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर, बहुत दूर निकल सकते थे। और जो घोसी की धरती झील की पानी की तरह एक जगह खड़ी थी, उन्होंने एक दरिया बनाया है, जो दरिया घोसी से लेकर पार्लियामेंट तक दौड़ रहा है और अपने गूंज को सामने ला रहा है। तो मतलब मान लिया जाए कि एक शायर तो राजीव राय में भी है। शायरी पढ़ता है कभी? मतलब बचपन से एक जवानी का दौर भी आता है, पढ़ाई आती है, बनारस हिंदू। हाँ, नहीं, मैं करेक्ट करूँ, मैं यूपी कॉलेज से, बनारस BHU में एडमिशन था और यूपी कॉलेज में, बाद में BHU का विड्रॉ करके मैं यूपी कॉलेज से कंप्लीट किया। लेकिन BHU में गए, लेकिन मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। संभव मुझे यूपी कॉलेज का ज़्यादा क्रेज लगा। ठीक है। और आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी उस समय BHU के महामंत्री थे, और तमाम मुझे लगा कि माहौल से ज़्यादा बेहतर माहौल मुझे यूपी का, एडमिशन दोनों जगह हो गया था, तो आई ज्वाइन बैक टू यूपी कॉलेज और कंप्लीट वहाँ से किया मैंने। शौक रहा है। जब राम मंदिर का उस समय बहुत, जब हम लोग बनारस में पढ़ते थे, तो मैंने 2 लाइन लिख दिया था, तो तत्कालीन दैनिक जागरण में भी छपा था, न तराशो इन पत्थरों को लोग पूजने लगेंगे, खुद के लिए जगह नहीं, खुदा के लिए घर ढूंढने लगेंगे। तो पत्थर तराशो तो लोग जहीं खोजने लगेंगे, जिसके पास चाहे हिंदू हो मुसलमान हो अपना घर नहीं है,
भगवान का घर बनाने लगता है। जिन्होंने सृष्टि लाई उस पर गाना बनता है कि हम उसको लाएंगे जो है जिन्होंने राम को लाया है। अरे राम को कौन ला सकता है भैया, उन्होंने तो हमको लाए हैं। आप तो देखे ना, उंगली पकड़ कर राम को लोग ला रहे हैं। तो अयोध्या से भगवान राम ने उंगली पकड़ कर बाहर का रास्ता दिखा दिया कि बाहर जाओ। आपने 92 की बात की। 92 वाला जब हुआ तो मैं बेंगलोर में था। और मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि उस दौरान आप कहीं भी रहे, लेकिन माहौल क्या था यूपी का? क्योंकि आपका कहना है कि आप जुड़े रहे, हाँ ना, हमारी पृष्ठभूमि माहौल तो और वो जो दौर था जो गोली चली, जिस वक्त मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, उसके बाद क्या लगता है आप? पहले तो एक फैक्ट को करेक्ट कर दूं जी जी कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सचिव में रह चुके हैं, जी जो उस समय मुख्य सचिव थे, जी उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया। जिस नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी झूठ के प्रोपेगेंडे को फैलाती है कि मुलायम सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बार नहीं कई बार कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। और इनका निर्णय उन लोगों का था कि उन्होंने कानून व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के और आलोक में बहाल रखने के लिए उनको चलाना पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब उसको किया गया। और भारतीय जनता पार्टी के बाद बयान भी तो आते रहे ना, मुलायम सिंह यादव जी के भी बयान थे कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जो परिंदा पर नहीं मांग सकता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कानून को पालन होना चाहिए, कानून के हिसाब से जो सही है वो करो। और जिस व्यक्ति ने आदेश दिया वो प्रधानमंत्री का सचिव बना कि नहीं बना? आपको बता दूं, ये मीडिया नहीं दिखाती है, आर.के. सिंह तत्कालीन गृह सचिव यूपीए सरकार के राजस्थान में जाकर कहते हैं पहली बार उन्होंने भगवा आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया। जिस मिश्रा जी ने गोली चलाने का आदेश दिया प्रधानमंत्री के सचिव बनते हैं। जिस IAS अफसर ने कहा भगवा आतंकवादी शब्द का इजाद किया, उसको आपने सांसद मंत्री बना दिया, क्योंकि आपको सूट करता है। आप लोग हिटलर की तरह से ट्रूपर्स को भेजते हो, ठीक है? उन्होंने कहा है उसको हम प्रोपेगेंडा करेंगे, लोग उसमें भूल जाएंगे और हम उनको सम्मानित कर सकते। तुमने किया था ना, तुम्हारे उस कहे हुए बात के सहारे हम सत्ता में आ गए, आओ तुमको सम्मान करते हैं। सजा थी, अगर वो गुनाह था तो आर.के. सिंह को मंत्री क्यों बनाया, सांसद क्यों बनाया, मिश्रा जी को प्रधानमंत्री का सचिव क्यों बनाया? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जवाब किस मुंह से लोग बात कर रहे थे? लेकिन नैरेटिव के खेल में अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी पिछड़ गई ये बताने में पूरी दुनिया को या जनता को हिंदुस्तान की कि वो गोली कहाँ से आई थी। क्या असल में लाइन क्या है समाजवादी पार्टी की राम मंदिर को लेकर आपके हिसाब? समाजवादी पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार नेताजी के आर्काइव में देखिए कि कोर्ट का या तो दो ही बात थी, या तो दोनों धर्म आपस में बैठकर सहमति कर ले, या सुप्रीम कोर्ट का आदेश का जो भी वो पालन होना चाहिए। इसमें एक पक्ष का है कि नहीं हम अपने मन से करेंगे, तो वो गलत है जी, वो गलत है, उसको हम नहीं होने देंगे। ठीक, वो लाइन तब भी थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया, दो ही था ना। और मैं बताऊं, आपको जानकारी हो या ना हो, ये भाजपा वाले नहीं होते तो मैं आज एक बड़ी बात कह रहा हूँ। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इस समस्या का ऑलमोस्ट समाधान कर दिया था जी। इनको लगा इनके हाथ से मुद्दा निकल जाएगा, कांग्रेस को भी लगा तभी कि तो कर लेंगे तो फिर कभी इनको हटाना मुश्किल हो जाएगा। तीन राजनीति स्वार्थी राजनीति ने देश को इस दौर में धकेल दिया, इतना खाई हो गया, इतना अविश्वास एक दूसरे के प्रति हो गया कि आज ये हालत है। नहीं, समाजवादी पार्टी ने इन दोनों बयानों में, इसके अलावा इतर कोई बयान हो तो आप हमें दिखा दीजिए, अभी मैं बैठा हूँ। क्या फॉर्मूला दिया था चंद्रशेखर जी ने? मुझे बताया गया कि अशोक सिंघल जब कुछ ज़्यादा बोल रहे थे कि खून खराबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उन्होंने कहा तुम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हो तुम, और जब खून खराबा के दौर पर आओगे तो मेरे पास मिलिट्री है, मिलिट्री को कहूँगा कि कानून का पालन होना चाहिए, और फिर इतनी गोलियाँ चलेगी खून खराबा के बाद भूल जाओगे। नहीं, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने कहा कि जो हमें बताया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो जाए कि जिसके जो प्रमाण निकलेंगे, जो नतीजा निकलेगा, उसको वो मान लेंगे। ठीक, कोई किसी का दावा नहीं करेगा, तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। अब ऑलमोस्ट इस बात का क्या भाई आपको ये कह रहे हैं कि टेबल मेरा है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा है, तो टेबल की डायग्नोसिस कर ली जाए, इसका खोज कर लिया जाए कि टेबल कब आया, कहाँ से आया, किसने लाया, किसने दिया, तो जो साबित कर दे उसका हो जाए। लेकिन ये लोगों का चूंकि दुकान चलनी थी, भगवान राम ने कहा कि अयोध्या में गरीबों का घर को रौंद दो और मेरे महल बना दो। भगवान राम ने कहा कि 5 बजे तक
गरीबों की ज़मीन को 50 लाख रुपए में रजिस्ट्री करो, 7 बजे उसी रजिस्ट्रार ऑफिस को खोलकर 7 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री कर दो भाजपा नेता को। भगवान राम ने ये कहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने राजधर्म का पालन करने के लिए सत्ता को ठोकर मार के जंगल में चले गए, और इन लोगों ने सत्ता के लिए राजधर्म को ठोकर मार दिया और राम को बेच दिया। ये फर्क है उस रामराज में और इस रामराज में। 2019 का क्या दौर था सर, वो जब टिकट नहीं मिला और उस दौरान बड़ी खबरें आई कि नाराजगी भी है, और ऐसी भी बड़ी खबरें आई कि दूसरी पार्टियां आपको पूछ कर रही हैं कि आइए हमारे टिकट पे चुनाव लड़ जाइए। तो क्या था वो प्रसंग पूरा और कैसा दौर था उस वक्त? आज मैं बेबाकी से बोलूँगा। 2019 की बात करें, 2012 का आपको पता नहीं होगा। 2012 में जो आप जिस घटना का जिक्र कर रहे थे, उसके बाद हम लोग चूंकि यहाँ जहाँ जाता था मीडिया घेरा रहता था, तनाव के दौर से निकला था जी। और लगातार दिन रात टीवी चैनल सड़क गांव में लगा रहा, तो मैं परिवार के साथ मलेशिया चला गया। वहाँ एक आइलैंड पर ताज होटल का है, यहाँ से कट ऑफ रहेगी। लगातार फ़ोन आ रहे थे। जो पहला ऑफर आया बसपा से आया। किसका फोन था? बड़े नेता का था, बसपा का। बसपा का फ़ोन, बहन जी का जिक्र किया, बहन जी बात करना चाहती है। ऑफर ये था कि आप, तभी तो बसपा सपा ही थी, कांग्रेस भाजपा तो कहीं नहीं थी जी। शामिल हो जाइए, और आपको हमारे पार्टी में कभी प्रवक्ता पद नहीं रहा है, लेकिन आपको ऑफिशियल प्रवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव और 2 लोकसभा आपको घोषी और बलिया दोनों दिया जाएगा, जहाँ से आप लड़ना चाहें। ऑप्शन भी दे दी गई। ऑप्शन जहाँ से आप लड़ना चाहें। मतलब ये पहला बार ब्लैंकेट ऑफर था। मैंने बोला कि नहीं, आपने ऑफर दिया, आपको धन्यवाद, लेकिन अभी मुझे टाइम चाहिए, मैं सोचूंगा। क्या बोलूँ, मैं विदेश में परिवार के साथ हूँ। और भी बाकी से बोल दूँ तो स्विमिंग पूल में था। अच्छा। तो रिवोका आइलैंड पे था, ताज का रिसोर्ट है। ठीक। और फिर मैं आया तो मीराबाई गेस्ट हाउस में रुका था। फिर वो लोग, उनको पता चला तो लोग आए रिफ्यूज। ओके। मैं कांग्रेस के हाई कमान से भी आया जी। दिल्ली से? दिल्ली से आया जी। और भाजपा से भी आया। उनको लगा कि जिस आदमी जो फेस ऑफ मीडिया था इतना बड़ा, उस समय किसी सांसद विधायक मंत्री से ज़्यादा राजीव राय की चर्चा थी, उसके साथ तो इनकैश करना। जेडीयू से आया, बिहार की जेडीयू से आया। मैं कहा कि नहीं, मैं अभी सोचा भी मेरा मन ठीक नहीं है, सोचने का मौका है, क्योंकि भीतर से मैंने अपने बाप को देखा ना जिंदगी भर, तो हमारे ब्लड में है। हम नहीं, किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, अब है ही नहीं है। तो नहीं किया। कुछ दिन में तो वो लोग कोचिंग करते रहे, नहीं हुआ। 19 में फिर मुझे मैं आपको बताऊं, 14 में यहाँ एक सोना में एक शादी में मैं और एक दैनिक जागरण के बड़े गुरुजन, हाँ, संपादक थे, उनके साथ वह गए थे। वहाँ कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता, बहुत बड़े नेता, आज भी टॉप 5 में वो है, एक थे। और एक और उन्होंने तब बोला था कि हम तो आपको अपने यहाँ से अपने तरफ से लड़ाने का सोच रहे थे, अभी भी सोच लीजिए। मैंने बोला, मैं अखिलेश जी से आँख कैसे मिलाऊंगा, नेताजी से आँख कैसे मिलाऊंगा, गुरु जी की आत्मा ऊपर से क्या बोलेगी। अब लगने लगा था कि बीजेपी का माहौल चल रहा है। मैं चाहता तो स्विच ओवर कर जाता था। आई सेड नो। 19 में मेरी सीट अगर सपा के खाते में रहती तो मैं निश्चित रूप से उम्मीदवार होता। और गठबंधन में किन परिस्थितियों में बसपा के में चली गई, नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से जो लगातार आदमी लगा हुआ वफादारी से, तो दुख तो हुआ, इसको झूठ थोड़े बोलूँगा, मुझे दुख नहीं हुआ जी। लेकिन फिर मेरी अंतः पीड़ा, अंतः दुख पर मेरी वफादारी भारी रही। मैंने बोला कि नहीं, वफादारी के साथ कोई समझौता नहीं, और मैं कहीं नहीं गया। तो मुझे लगता है कि नियत में लिखा हुआ था कि तुम इस समय ही बनोगे, और जब बनोगे तो ऐतिहासिक ढंग से बनोगे। कम से कम हम कह तो सकते हैं ना कि सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाला घोषी का सांसद राय का नाम राजीव राय है, कर सकते हैं ना, तब शायद नहीं होता। 19 में हम जीते, सोचिए ज़रा, तो 5 सांसद थे, बाद में 3 ही रह गए। 5-7 मिनट टाइम मिलता, न मैं बोल पाता, न आप मेरी शायरी को सुन पाते, न यहाँ बुलाते। तो भगवान ये चाहता था कि जब इसको मिले प्लेटफार्म, तो ऐसा प्लेटफार्म मिले कि जब ये बोले तो दुनिया सुने। चलिए, ये तो मतलब आपके लहजे में कह सकते हैं गालिब मन को खुश करने के लिए ये ख्याल अच्छा है। नहीं, मैं मान लेता हूँ। एक 2019 के बाद एक दौर 2022 का भी आया। 22 में तो जनसंपर्क में आप उतर चुके थे, सब चीजें थी, दफ्तर तक खुल चुका था, सब। नहीं, ये गलत है। दफ्तर तो मेरे 2014 से कभी बंद ही नहीं हुए। पहली बार मतलब कि जनसंपर्क बढ़ चुका था और सबको ये लग रहा था कि आपको मिलेगा। फिर अचानक से दारा सिंह चौहान
सपा में शामिल हो जाते हैं बीजेपी छोड़कर, वो देखिए दो बातें हुई। मुझे मैं अगर चाहता विधानसभा लड़ना 2012 में लड़ता, जी। क्योंकि मैं सीधे जनेश्वर मिश्रा जी, नेताजी और जिस चंद्रशेखर जी के संपर्क में आया, तो हमेशा से मेरी जहन में सोच जो केंद्रीय राजनीति की रही है, राष्ट्रीय राजनीति की रही है। दो वजह थी। एक तो मेरे जो आप जिस पाठशाला में पढ़ते हो उसके संस्कार आप में आ जाते हैं, मानते हो इस बात को। एक तो संस्कार था कि हमेशा मैं राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा चिंतन करता था। दूसरा, मैं जानता था कि बेंगलोर, बच्चे छोटे थे, मुझे ये भी ऑफर था, आपको नहीं पता है। 2012 में ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुनेंगे तो उनको इस बात को गलत नहीं बोलेंगे, गलत। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप लखनऊ सेटल हो जाओ, सरकार आई है, अभिषेक मिश्रा और आप दोनों रहना। उन्होंने तब भी मना कर दिया था कि मैं दलाली तो नहीं करूँगा, मेरे 2 बच्चे, 4 साल का, 1 8 साल का है, वहाँ मेरे स्कूल कॉलेज चलते हैं, अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, यहाँ आकर उठाता हूँ, यहाँ मैं फाइल ढूंढूंगा, दलाली करूँगा, क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। मैंने मना कर दिया। नेताजी ने मुझे 2012 में चुनाव लड़ने के लिए पूछा था, मेरे मन में नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो गया था कि चलो 19 का नहीं हुआ तो 22 में राजीव राय को पार्टी चाहती थी, और चूंकि मैं 2 बार उस पर के लिए भी मना कर चुका था। राष्ट्राध्यक्ष जी बयान जाएगा तो सुनेंगे राष्ट्राध्यक्ष जी। फिर हमसे एक बार राष्ट्राध्यक्ष जी बोले कि अरे कहीं से उसे चुन लो। हमने कहा मैं तो एप्लीकेशन तो नहीं दूंगा, आवेदन मांगा जाता है ना, मैंने आवेदन कहीं आवेदन देख पता करे नहीं था। कुछ क्षण के लिए ऐसा आया कि मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी मुझे शायद 19 वाला मिस कर गया तो 22 में लड़ना चाहते हैं, तो हर बार अपने नेता को ना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर तभी कुछ हमारे पार्टी में भी लोग हैं जिनका दुकान उसी पे चलता है, लेकर दारा सिंह चौहान को आए, मैं बैक कर गया। तो वो भी एक लेकिन वो कैसा था, माहौल कैसा था कि एकदम से टिकट कटना, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप बैक कर गए और फिर अचानक से वो जीतते हैं और दोबारा भाजपा में चले गए। ये तो मैं तो आपसे ऐसे पार्टी के लिए ये कैसा दौर? नहीं, पार्टी के लिए नहीं, किसी के लिए। मैं अपील करूंगा सारे राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेताओं से, बेबाकी से अपील करूंगा कि जो किसी का नहीं था वो आपका भी नहीं होगा, भ्रम में मत रहिए। ऐसे पॉलिटिकल ब्लैकमेलर से जो सिर्फ आपके पास समीकरण के लिए आते हैं, न जनता से मतलब होता है ना पार्टी से। राजनीति में किसी राजनीतिक पार्टी से या जनता का भी वफादार रहना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, और पार्टी से भी वफादार रहना, ये किसी के नहीं होते। ऐसे लोग आते हैं, पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या करते हैं, जनता को धोखा देते हैं, स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में रखने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने उन नेता लोग। क्या यही बात आपकी अंदरूनी पार्टी मीटिंग में हुई जब मैंने राष्ट्राध्यक्ष जी से कई बार इस बात को बोला है, चंद दिन पहले भी बोला है। 19 में भी यही हुआ था। आदरणीय नीरज शेखर साहब को जब टिकट नहीं मिला बलिया से, 19 में मेरा बलिया से भी था, तो लोगों को लग रहा था कि घोषित नहीं तो बलिया से, एक तो बिरादरी मेरी सबसे ज़्यादा है, तो चले गए नीरज शेखर जी, भाजपा में चले गए। मिलने बाद राष्ट्राध्यक्ष ने मुझसे पूछा वो तो नीरज चले गए, तो मैंने बोला कि मैं तो उनको पहले भी बता रहा था, लोग रुकेंगे नहीं। मजाक में कहे कि आप ही तो लेकर आए थे, तो उन्होंने बोला हम किराएदार लेकर आए थे, मगर मालिक बनाने के लिए थोड़े ले आए थे। तो वो वफादारी की कमी है, इसलिए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी फॉर द पॉलिटिशियंस। लोगों को उम्मीद नहीं है, और आप इनको गाली देता हूँ, कल उन्हीं गले मिलता हूँ, क्या नहीं कहा गया। और जो पार्टी सरकार में बैठी है, चक्की पिसिंग याद है ना, इनको जेल में डालूंगा, उनको जेल में डालूंगा, ये चोर है, वो चोर है, सबको मंत्री बना दिया। तो क्या कहेंगे राजनीति का, जनता का। मुख्तार अंसारी और दारा सिंह चौहान, ये 2 बड़े नाम रहे हैं, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ के, इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अब जो चैप्टर क्लोज हो गया उसके बारे में क्या सोचता हूँ, अगर आज रहते तो जरूर मैं बोलता, जब वो तब बोलता था, और वो जो बोला जब थे तब बोला, तो किसी के जाने के बाद उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करनी चाहिए। दारा सिंह चौहान जैसे लोग राजनीति को बड़े कड़े शब्दों में बोलूं, नौटंकी का मंच बना रखे हैं। उससे भी कड़ा शब्द मुंह में आ रहा है लेकिन रोक रहा हूँ, है ना। उससे भी कड़े शब्द मेरे गुरु बोला करते थे, वो चूँकि बड़ी शख्सियत थे, बोल लेते थे, मैं नहीं बोलूँगा। इन लोगों ने सबको धोखा देने का काम किया। मैं तो जनता से भी अपील करूँगा और पार्टियों से भी अपील करूँगा, अगर आप लोग ऐसे लोगों को मौका देते हो तो आप भी उतने गुनाहगार हो जनता को धोखा देने के लिए जितना वो व्यक्ति विशेष है। ठीक। 2022 में आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी, ठीक है ना, 15 घंटे तक रेट चली और 17,000 रुपये निकले। नहीं, वो तो मऊ का बता रहे हैं। बेंगलोर में पड़ी थी, बेंगलोर में मेरे संस्थानों में पड़ी थी, मेरे घर पे पड़ी थी, मेरे पीए के घर पे पड़ी थी, कई जगह पड़े थे एक साथ। कुछ नहीं निकला।
वह अधिकारी बोल रहा था उससे ज़्यादा तो हमने खर्चा कर दिया आपके ऊपर। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि आज भी वो केस मेरे ऊपर चल रहे हैं। मेरे से ये पूछा जा रहा है, मेरे पास रिकॉर्ड है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपने अपनी पत्नी को 15,000 रुपया अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है जीएफसी से, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ यहाँ इन राइटिंग है। पर्चा लाइए उसका। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है। माँ को पैसे दिए, इसको एक्सप्लेन करो। तो बताओ मैं क्या करूँ, इसका क्या जवाब? आप मेरी जगह पर रहते तो क्या जवाब देते? आज भी झेल रहा हूँ। तो न तुम मुझे तोड़ सकते हैं, न खरीद सकते हैं, न तो झुका सकते हैं। 2024 में आपका मुकाबला हुआ था ओपी राजभर जी के बेटे के साथ। जी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सीट सपा की निकल गई है, तो ठीक है ना, पहले से ही वो चीज़ें चलने लग गई थी। लेकिन राजभर जी से नाराज़गी की वजह क्या थी? राजभर की जो नाराज़गी थी, इनकी वजह क्या थी? किससे नाराजगी? 2024 का जो मामला है हाँ, कि किसकी नाराजगी? लोगों की, राजभर से क्या नाराज़गी थी लोगों की कि देखो, इतना भरोसा किया गया और राजभर। मैंने उस समय बोला था, एक उदाहरण दिया था, तो मैं छोटा सा उदाहरण दिया था। आपके मोहल्ले में एक व्यक्ति रहता है जो लगातार आपके घर में बीमार हो जाते, दवा लेकर दौड़े, आपको जरूरत हो जाए, आपका आई कार्ड बनवाए, आपका बिजली का बिल जमा करे, आपको जो जरूरत है परिवार के साथ खड़ा रहे। पड़ोस के गांव के एक आदमी आए और लगातार उसको गाली देने लगे। आप कैसे रिएक्ट करोगे? आपको गुस्सा आएगा कि आदमी हमारे साथ रहा 10 सालों तक, जो राजीव राय 15 सालों से राजीव राय बेटे भाई की तरह खड़ा है। कोरोना काल में जब लोग घरों से नहीं निकलते थे तो मैंने अनोखी स्कीम शुरू की थी, अन्नपूर्णा बैंक बनवाया तत्कालीन एसपी से। मैंने कहा कि आप गरीब लॉकडाउन में निकलने नहीं दोगे और मैं भूखों मरने नहीं दूंगा। तो हमने कहा कि पुलिस लाइन में एक अन्नपूर्णा बैंक बनाते हैं, आप अपने नोडल ऑफिसर से इंस्पेक्टर को आरआई को कर दो, 50 किलो को पैकेट में रखवाऊंगा, चावल दाल से लेकर नैपकिन सैनिटाइजर तक रहेगा। कॉल सेंटर की, चूंकि मैं बेंगलोर में रहा हूँ ना, कॉल सेंटर से फ़ोन आया कि हमारे घर में कुछ खाने को नहीं, अपना लोकेशन एड्रेस बताओ, मैं आपको बताऊंगा। पुलिस की गाड़ी में पहुँचे वहाँ, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि लोग सड़कों पर नहीं आएगा, आपके कानून का पालन होगा। आप सुनिश्चित करिए कि मेरे लोग भूखों न मरे। इतनी शानदार स्कीम थी। राजभर कई बच्चे और अन्य समाज मलेशिया में चाइनीज गुंडों के चुंगल में फंसे थे। ये प्रसंग आपसे मैं जानना चाह रहा था ये भी कि 2019 में जब ये चाइना में चल रहा था सब चीजें, तब क्या चल रहा था? आप तक वो चीजें कैसे पहुंची कि लड़के फंसे हुए हैं? नहीं, सब चीजें ये जब कोरोना काल का था उस समय था, 2019 20 में। और कोरोना काल में था, मैं बेंगलोर में था और वैक्सीन के लिए जा रहा था। बार बार फ़ोन आ रहा था एक वहाँ के मलेशिया के नंबर से। तो आजकल स्कैम भी बहुत होता है ना, मैं काट रहा था। तो एक बार मैं वीडियो कॉल देखा था, गुस्से में काटने को उठाया तो उधर से एक लड़का बोलता, सर प्रणाम सर, आप फ़ोन मत काटिएगा सर, मैं आपके क्षेत्र का हूँ। तो मैंने फ़ोन रोक दिया। बोला, सर मैं दुर्गेश राजभर हूँ, मैं कसारा मऊ के कसारा गाँव का रहने वाला हूँ। हम लोगों को यहाँ एजेंट लेकर आए थे, बेच दिए हैं। वो चाइनीज़ कंपनी हमको घेर के पकड़ कर रखी है, मारते हैं, पीटते हैं, कुछ देते नहीं हैं। हम लोग बड़े परेशान हैं। हमने अनिल राजभर को फ़ोन किया, ओम प्रकाश राजभर को, सब अपने समुदाय के से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमाम राजभर नेताओं के उठा देंगे, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। फिर हमने हमारे बाबूजी गए ओम प्रकाश राजभर के यहाँ, तो बोले तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, राजीव राय से बात करो। मंत्री थे वो। तो मैंने बोला, यार ठीक है, लेकिन तुम जिस चाइनीज़ कंपनी में फंसे हो उसके आगे से कुछ वीडियो मुझे पता तो होना चाहिए कि तुम कसारा से फ़ोन कर रहे हो, पैसा मंगा रहे हो या चाइनीज़ से। तो उसने भेजा। तब मैं नहीं समझता था मामला इतना गंभीर है। आज एक बात और जो आपको रिकॉर्ड पर कहूँगा, चाहे सरकार इसके लिए मेरा कुछ भी कर दे, मुझे लगा कि वो बच्चे फंसे हुए हैं। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ और लोग जानते भी हैं। मैं व्यक्तिगत संबंधों का भी करूँगा, चिट्ठी लिखूँगा, ट्वीट करूँगा, क्योंकि हम लोग का सुषमा स्वराज का भी दौर याद है, जो कितनी सेंसिटिव महिला थी, विदेश मंत्री थी, कि कोई मामला आता था तुरंत पर्सनली इन्वॉल्व होती थी। मैंने ट्वीट पोस्ट करना शुरू किया, जयशंकर साहब को पोस्ट ट्वीट करके, नो रिस्पांस, वीडियो बयान देना शुरू किया। पहला ऐसा विदेश मंत्री देखा कि लड़के गुहार लगाते रह गए, जयशंकर का एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया, रिस्पांस तक नहीं आया। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की जो जिनको मलेशिया में थे, वो बोले कि तो बड़े यहाँ माफिया चलता है, एक काम करिए, रात को मैं इतने बजे गाड़ी भेज दूँगा, वहाँ बच्चे भाग कर आ जाए तो गाड़ी से लेकर हम भगा के लेकर चले आएंगे। तो हमने वही फिल्मी जैसा लगता है, लेकिन हकीकत है कि अंधेरे में हमने गाड़ी भेजा। ये एक एक छुप छाप के जाके गाड़ी में बैठे और वहाँ से वो ये कोलालमपुर से कुछ 100-150 किलोमीटर दूर था। वहाँ से हमने सबको गाड़ी में भगा कर ले आया, कोलालमपुर में ले आए, हाई कमीशन में उनको खड़ा किया, फ़ोटो खिंचवा लिया।
जब हाई कमीशन में लड़कों को पहुंचा दिया तो हाई कमीशन को एक्नॉलेज करना पड़ा कि ये बच्चे हमारे यहाँ हैं। ठीक। फिर हमको रहने की व्यवस्था होटल में करवाया। फिर मुझे बताया गया कि वहीं गुरुद्वारा है जहाँ ऐसे लोग रहते हैं हाई कमीशन के पास, वहाँ रखवाया। रोज बच्चे हाई कमीशन जाए। भारत सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, विदेश से यात्रियों को रेस्क्यू करके ले आ रही है। हमने सोचा हमारे बच्चों को भी लाएंगे। उनके सब पासपोर्ट वगैरह सब चाइनीज़ कंपनी वाले छीन लिए थे। इमरजेंसी पेपर तैयार करवाया। जब टिकट का हुआ तो एम्बेसी ने कहा कि टिकट के पैसे दो, और एक टिकट का मेरे ख्याल से 25,000 रुपये के आसपास। मेरे पास रसीद है, बैंक ट्रांसफ़र है जो मैंने किया है। पैसा आपने मैंने दिया, वो जो रसीद और बैंक ट्रांसफ़र है सबकी टिकट का। हमें बड़ा आश्चर्य, हमने कहा कि दलट गए कि भाई तो भारत सरकार रोज वंदे भारत और कौन कौन सा मिशन चला रही है, ले आ रही थी, क्या कर रही है। 8,000 का जो 10,000 का टिकट मिलता है उसका 25,000 का टिकट वहाँ से आने के लिए इस सरकार ने और इस विदेश मंत्री ने और भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने वसूला। राजीव राय ने अपने पॉकेट से पैसा दिया। फिर वहाँ पेपर तैयार करवाया, टिकट यहाँ से पैसा भेजा तो टिकट हुआ, स्लॉट मिलते थे। उसके बाद 12-13 बच्चे हमारे यहाँ गए थे। 2 लड़के प्रतापगढ़ के, उनको लगा कि वो भी भाई राजीव राय मऊ के हैं तो उनको बुला रहे हैं, तो अपने नेताओं से बात करें। उन्होंने राजा भैया से और प्रमोद तिवारी जी से संपर्क किया। जो उनका कहना है, भगवान जाने सच क्या है, तो उन लोगों को डांट पड़ गई कि हमसे पूछ कर गए थे। तो हम कहे यार जब 14-12 बच्चे आ ही रहे हैं तो 2 और यूपीए के हैं ना, चाहे कहीं के भी हो। मैं बोला चलो इतना से उन सबको लेकर आया। तो एक विदेश में फंसे हुए ऐसे दूसरा प्रकरण हुआ। एक और राजभर परिवार, क्यों राजभर से नाराजगी थी ना, मैं औरों को तो छोड़ दो, 3 प्रकरण। ये सारी नाराजगियों का एक 3 प्रकरण बताऊंगा राजभर का, खाली 3, बाकी तो घंटों दिन लग जाएंगे। दूसरा, एक दिन मुझे फ़ोन आता है कि हमारे घर का एक लड़का गया था और अफ्रीका में नौकरी कर रहा था, मर गया। तो हमने यार अफ्रीका तो जैसे एशिया है, बड़ा देश है, कोई बताओ। तो उनको घर वालों को ये नहीं पता था कि अफ्रीका के किस देश में, खाली काले और अफ्रीका पता था। कागज़ मंगवाया तो उस पर बुर्किना फासो लिखा हुआ था सील पर। बुर्किना फासो के देश से संजोग ऐसा था कि देन एम्बेसडर और अभी वहाँ मंत्री था, मेरा दोस्त था, उससे संपर्क किया। 1 महीने बाद मरे हुए बच्चे की लाश आई। 1 महीने बाद और 10 लाख रुपया भी दिलवाया। ऐसे ही राजभर बच्चे अनाथ हो गए, कोरोना में उनको गोद लेकर पढ़ा रहा हूँ। नाराज़गी इसलिए था कि जो आदमी दिन भर सुबह से शाम तक न राजभर देखता है, न राय देखता है, न ब्राह्मण देखता है, न ठाकुर देखता है, न दलित देखता है, जहाँ तकलीफ वहाँ राजीव राय खड़ा हुआ मरहम लेकर, उसको तुम गाली दे रहे हो। तो सबका बदला उनसे ले लिया। और मैंने एक ही लाइन बोला था, वीडियो में आप देखेंगे कि इनको बकबकाइटिस की बीमारी है। ये वोट बढ़ाने की मशीन है, जितना ये बोलेंगे मुझे गाली देंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। तीनों बाप बेटा बेकाबू, अभी भी बेकाबू है। और लिखवा कर रख लीजिए, वो कभी कुछ नहीं बनेंगे। जो उनकी वाणी है, जो उनका आचरण है, जो अहंकार है ना, वैसे लिखवा कर लीजिए, कभी कुछ नहीं बनेंगे। जनता ने उनका ठप्पा मार दिया। उनकी राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं कि कहाँ लैग कर रहे हैं ये लोग? राजनीति तो दुकान चलाने वाले राजनीति थोड़े कर सकते हैं। राजनीति तो थोड़ा बहुत दुकान चला लो, दूसरा होता है दुकान चला कर राजनीति करो। आप दिन भर लोगों को गाली देते रहो, दिन भर अहंकार वाली भाषा बोलते रहो, दिन भर लोगों को भड़काते रहो। राजनीति को संस्कार नाम की चीज़ है ना। तो बाप बेटा, तीनों बेटा में कंपटीशन रहता है कि सबसे ज़्यादा अहंकारी कौन है। कभी नहीं हुआ। ठीक सर, 2027 आने वाला है और बहुत वक्त नहीं रह गया है, क्योंकि यूपी जितना बड़ा प्रदेश है, इसको दोबारा से सभी पार्टियों को कवर करके सभी वोटर्स तक पहुंचना एक बहुत लंबी प्रोसेस है। ये इवन हम जैसे जो पत्रकार हैं, हम जाते हैं तो हमें लगता है कि कितना बड़ा यूपी है, आप किस सीट पर जा पाओगे, कहाँ नहीं जा पाओगे। सही बात। दुनिया का 7वां सबसे बड़े देश के बराबर प्रदेश है। तो 2027 के लिए सपा की तैयारी कैसी है? कांग्रेस से गठबंधन होगा? हम तो आज भी गठबंधन में हैं उनसे। जी, लेकिन हो क्या रहा है अभी अगर हम देखें? नहीं, हम सकारात्मक हैं, हम पॉजिटिव हैं। कांग्रेस को भी डिपेंड करता है। अच्छा, आप गाड़ी चलाओगे तो आप अपने स्टीयरिंग का, ब्रेक का, एक्सीलेटर का ठेका लोगे ना, कि अगल बगल वालों का भी लोगे। आप किसी को ठोकर नहीं मारोगे। आपकी गाड़ी में कोई और आकर ठोकर मारते, इसकी गारंटी आप तो नहीं दे सकते। समाजवादी पार्टी की तरफ मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको कि हम सकारात्मक हैं, हम इच्छा रखते हैं, हम गठबंधन में हैं और हम चाहेंगे गठबंधन देख चुके हैं, दिल्ली में देख चुके हैं कि जो परिणाम भी देख चुका आपने। जी, आपने परिणाम भी देख चुका है। जी। तो उम्मीद करता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोगों पर भरोसा करेंगे और उनकी बुद्धि काम आएगी और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान से सीखेंगे। लेकिन एक बयान तो आपका भी आया था इसी तरह का, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें अभी की बात करें तो अगर बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा दल अगर यूपी में है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो आपका एक बयान था जिसमें आपने बोला था कि अगर हम हाथ खींच लेंगे
तो अमेठी और रायबरेली में हाँ, उस दौर का था जिस समय हमें कहा जा रहा था कि घोसी को उपचुनाव भी उनके भरोसे जीते, जिसका जिक्र कर रहा था। और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में अपमानजनक बातें उस समय उनके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे थे। तो मैंने कहा इतना तो भारतीय जनता पार्टी भी हमारा समाजवादी बात नहीं करती जितना आप कर रहे हो, और आप इतनी ताकत का एहसास करा रहे हो। घोसी उपचुनाव में बोल रहे हो आपकी वजह से जीते हैं, 2013 वोट मिले थे आपको, हम 42,000 वोट से जीते हैं, और इतनी ताकत है। और जिस तरह की भाषा आप कमलनाथ और बाकी हमारी ताकत दिखा रहे हैं, तो हमारी ताकत तो ये है कि अगर हमारा वहाँ ताकत खोज है तो हमारी ताकत एक हाथ खींच लेंगे तो अमेठी। और सच्चाई है, आज उस बयान पर काम, और आप भी इस बात को मानेंगे। कमलनाथ जी का जो बयान आया था उस वक्त मध्य प्रदेश में, अगर हम बात करें तो उसका पार्टी में कैसा असर रहा? क्योंकि वो शुरुआती बयानों में से था जब एक तरह से ये लगा कि इतना असर रहा, एक शब्द में इतना असर रहा कि मैंने भी चैनल पर बोल दिया था कि हम कमलनाथ और अमरनाथ की बातों को नहीं मानते। बस बात अखिलेश वखिलेश का बस एक लाइन में हो गया। लेकिन पार्टी में एक बातचीत तो होती होगी ना इसके बाद, कौन बड़े नेता हम लोगों को हल्के में ले रहे हैं। नहीं, कैसे चुका? पार्टी का हर कार्यकर्ता उधर था, हर उधर था, और यही अहंकार बार बार उनको ले डूबता है। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपसे अगर मैं पूछूं ईमानदारी में, सिर्फ व्यक्तिगत इंडिविजुअली दिल पर हाथ रखेंगे तो आफ्टर मोदी हो जो चेहरे दिखेंगे, जो चेहरे यही है ना, कहीं बाहर से इम्पोर्ट तो होंगे नहीं, चेहरे दिखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा ऊपर अखिलेश यादव जी की क्रेडिबिलिटी, अखिलेश यादव जी का चेहरा, और सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाले अखिलेश यादव जी दिखेंगे जी। आप ऐसे व्यक्ति को बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो ऐसा थोड़ा कि आपको हल्के में लिया जाएगा। भाजपा अखिलेश यादव जी पर ना एक इल्ज़ाम लगा रही है कि बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी जी कह रहे हैं आप बटोगे तो कसोगे। तो ये जो अखिलेश यादव जी का पीडीए वाला नारा है, इसको देखकर अगर हम बात करें तो क्या कोई बांटने का काम हो रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो सभी दलित नेताओं को उतार रहे हैं धीरे धीरे, चाहे वो रामजी लाल सुमन हो, चाहे वो इंद्रजीत सरोज हो, अवधेश प्रसाद हो। क्या कहना है आप? तुम कत्ल भी करो तो चू नहीं होते, हम आ भी भरते तो हो जाते हैं बदनाम। जिस पार्टी की संस्कार है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम रहा है, और मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कर रहा हूँ, बेधड़क बेबाकी से कह रहा हूँ कि बांटने और काटने और राज करने वाली बात और डीएनए की बात करने वाले वही लोग हैं जिनका पॉलिटिकल डीएनए, मैं थोड़ा क्योंकि जो लोग डीएनए बोलते हैं ना, हमारे बाबा को पता भी नहीं डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, जिनका पॉलिटिकल डीएनए अंग्रेजों से आता है। जब हमारे और आपके पुरखे संघर्ष कर रहे थे तो ये माफ़ी मांग रहे थे, पेंशन मांग रहे थे। ऐसे लोग आज बाहर फूट डालो की बात करते हैं। आपने क्या सिवाय हिंदू मुस्लिम फूट डाला नहीं है। आपने लोगों का शोषण किया, पीटीए के साथ अन्याय नहीं हुआ। आप उत्तर प्रदेश के वाइस चांसलरों पर सूची जारी करिए, जितने प्रोफेसरों का अपॉइंटमेंट उसकी सूची जारी करिए। जिले में आप यादव ऐसे करते थे। मैं चुनौती देता हूँ, नैतिक साहस है तो आप सारे अधिकारियों की सूची जारी करिए। कौन लोग बैठे हुए हैं? तो आप अगर शोषण करोगे, आप 80% 90% का दमन करोगे तो हम तो समाजवादी हैं। और जो लोग आज हम पीटीए की बात करते हैं तो हमारे ऊपर, चूंकि मैं अगड़े से हूँ, तो जो चंद लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं वही लोग जनेश्वर मिश्रा जिंदाबाद, राजनारायण जिंदाबाद जो उनके दौर में करते थे। ये दोहरापन क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ब्रेन वॉश करके इतनी नफरत का माहौल पैदा कर दिया, इतना लोगों को बांट दिया। बांटने की बात करने वाले हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। ठीक सर, अवधेश प्रसाद जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद लाइमलाइट में आ गए एकदम से, और लोकसभा में अखिलेश यादव जी उनको पहली पंक्ति में अपने साथ बैठाते हैं। उसके बाद ये बातें चली कि वो उनको एक ट्रॉफी की तरह साथ लेकर घूम रहे हैं। क्या ये कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है अखिलेश यादव की तरफ से? या अवधेश जी को देखते ही चिढ़ते बहुत हैं, ये भाजपा चिढ़ते बहुत हैं। तो जो चिड़ो तो हम चिढ़ाएंगे, तुम ना चिड़ो तो हम नहीं चिढ़ाएंगे। इतने ज़्यादा अयोध्या राम मंदिर गाने बना रहे हैं, 5 स्टार वहाँ हो रहा है, गरीब बाहर हैं, सारे सितारे भीतर हैं। कितने गरीब थे वहाँ जिस दिन उस समारोह हुआ था? किस मुहूर्त में हुआ था राम प्राण प्रतिष्ठा? आप चुनावों के लिए किए, आपने सोचा कि एकदम अयोध्या पूरे देश को जिता देगा। फिर कह रहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आपको तो सिर्फ अभी थोड़ा सा आईना दिखाया है, नहीं सुधरे तो आपका हाल भी वही करेंगे जो श्रीलंका में हुआ था। लेकिन आप क्या समझते हैं अयोध्या में जो राजनीति, अभी राजनीतिक परिवेश बना हुआ है, का माहौल कैसा है? अयोध्या में कहाँ चूक गई बीजेपी? मैं बताया ना, वोट तो फिल्मी सितारे और औद्योगिक परिवार नहीं देता है, मीडिया वाला नहीं देता, स्थानीय लोग देते हैं। आप जाइए, पीड़ा दीजिए, मैं 10 20 50 100 200 एड्रेस कर दूंगा। ये तो उसी दिन हार गए थे
जब अयोध्या के ब्राह्मण सरजू में खड़ा होकर अपने जनेऊ को हाथ में लेकर कसम खाए थे कि उनकी ज़मीनों को लूटने वाली सरकार को हम कभी वोट नहीं देंगे। जिन गरीबों की दुकानों को तोड़ दिया गया, वो गरीब देखा कि मेरी ज़मीन 50 लाख में ली है और 2 घंटे बाद 5 करोड़ में बेच दिए। उनके आह और बद्दुआएं भी लगे, और न जाने कितने लोगों के आह और बद्दुआएं सरकार को भी आगे भी लगेगी। सर 13 अप्रैल को इटावा में एक अम्बेडकर जयंती के डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के दौरान एक बयान आया अखिलेश यादव जी का ही, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग दलित नेताओं की बहुत इज्जत करते रहे हैं। काशीराम जी से जुड़ा एक उन्होंने किस्सा भी सुनाया कि 1991 में इटावा से उन्होंने जब चुनाव जीता था तो मुलायम सिंह जी ने उनकी बड़ी मदद की थी। इसके बाद बसपा का जवाब आया कि काशीराम का एक पुराना वीडियो शेयर कर, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मुलायम पंचायत लेवल का नेता है। तो ये जो पूरी लड़ाई है नैरेटिव की, आपको लगता है कि सपा और बसपा में फिलहाल जो दलित वोट का, क्योंकि एक तरफ पीडीए है एक तरफ बसपा है जो लगातार दलित वोट पर खेल रही है, तो ये क्या आपकी तरफ से कोई मैसेजिंग थी कि काशीराम जी की हमने मदद की, दलितों की हम मदद करते आ रहे हैं, या बसपा अपना वोट बैंक और स्ट्रॉन्ग करना? देखिए वो बसपा भारतीय जनता पार्टी के मोहरे के रूप में काम करते करते अपना अस्तित्व खत्म। मुझे हमें भी पीड़ा होती है। बहन जी आवाज़ थी, दलितों की बड़ी आवाज़ थी, सशक्त हस्ताक्षर थी, देश में उनसे बड़ा कोई दलित नेता नहीं था। लेकिन जिस तरह से, और ख़ास तौर से 19 में हम लोगों ने सब कुछ दिया, उनके पास क्या था? जीरो थे ना। बराबरी पर सम्मान दिया उनको, चुनाव लड़े, हम 5 के 5 ही रह गए, आप 0 से 10 हो गए। और फिर आप हमारे साथ ही धोखा कर दिए, अखिलेश जी गठबंधन तोड़ा नहीं। फिर 24 का चुनाव आता है, आप फिर वापस अपनी हैसियत और औकात पर आ गए। तो दलित लोगों को भी लगने लगा है कि उनका सौदा किया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। आप सिस्टम के खिलाफ, आप एक उनके सम्मान की बातें कर रही है, और आप कैंडिडेट वो खड़ा करती है जो लिस्ट भाजपा से आता है। राजीव राय अगर आपके पास ऐतिहासिक वोटों से सांसद बनकर बैठे हैं, तो इसमें घोसी के हजारों दलित भाइयों का भी आशीर्वाद है, जबकि वहाँ बसपा के भी कैंडिडेट थे। तो ये तो अपने आप में वो है। अब वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, बहन जी बड़ी नेता हैं और हमारे संस्कार अलाउ नहीं करते हैं कि हम उस पर कुछ ऐसा कमेंट करें। अगर वीडियो दिखाया जाने लगेगा तो बहुत सारे ऐसे वीडियो आएंगे कि किसी भी पार्टी को, नेता को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। अभी वैसे भी हम देखते हैं तो बसपा का अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ चला ही रहता है रोज़, चाहे वो अभिषेक आकाश आनंद की बात करें हम लोग, या बहन जी के साथ जो भी इनके पारिवारिक जो चीज़ें चलती रहती हैं। बसपा के जो डाउनफॉल है उसकी वजह से क्या आपको लगता है कि भाजपा को फायदा हुआ है या समाजवादी पार्टी ने? नहीं, भाजपा को इसलिए उन लोगों ने भरवा कर कुछ वोट तो हासिल किए, इसमें डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन दलित भाई बहनों ने समझना शुरू कर दिया है, और उनको लगने लगा है कि अगर उनके सम्मान की बात, उनकी रक्षा की बात, चाहे उनके आगे बढ़ने की बात, कोई पार्टी निस्वार्थ रूप से जो गाँव की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, कर सकती है। जो उद्योगपतियों की पार्टी नहीं है, उद्योगिक घरानों की पार्टी नहीं है, व्यापारियों की पार्टी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी कर सकती है। बड़ी संख्या में उन लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, और हम अपने जो वादे उनसे किए हैं उसको बड़ी ईमानदारी से निभाएंगे। क्योंकि नेताजी कहा करते थे कि जो राजनीति में वादा खिलाफी करता है, जनता उससे बगावत कर देती है, जनता के फिर वो कहीं का रहता नहीं है। अगर बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती 24 में, क्या लगता है आपको कुछ परिणाम और चीज? ये तो बसपा के नेताओं से पूछते हैं। मतलब आपकी अपनी पॉलिटिकल असेसमेंट? हमारा मानना है कि अपेक्षाकृत 3-4 बातें हैं जो मेरा असेसमेंट है। बिहार में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिला। कांग्रेस अगर कुछ कम सीटें ली होती तो 5-10 सीटें और हमारी बढ़ गई होती, 5 सीटें कम से कम और बढ़ गई होती। तो जो कर्नाटक में, बिहार में और मध्य प्रदेश में कम हुए, क्योंकि बसपा का होना ना होना बहुत मायने नहीं रखा था, लोग जान गए थे। तभी उनकी जमानत हर जगह जब्त हो गई, और हम लोग 37 और 6 43 जीत कर आए, हमारी 50 हो गई होती। बाकी तो इन राज्यों में अच्छा परफॉर्म हो गया तो ऐसी सरकार बदल गई होती। तो बसपा से ज़्यादा मैं मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में जो आशा का आरोप नहीं हुआ, वो एक वजह रही। ज़्यादा बड़ा व्यू था आप, लेकिन जिसकी वजह से नुकसान जी। आपका जो क्षेत्र है उसमें मऊ, बलिया, गाजीपुर, इन सभी जगह से लड़के फौज में बहुत जाते हैं, तैयारी करते हैं फौज में जाने की। तो अग्निवीर स्कीम को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं तो बोला ना भाषण में, आप देखिए यूट्यूब पर, मैंने ये देश के साथ धोखा है।
ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। आप सांसद विधायक बनकर 5 साल रहोगे, जिंदगी भर पेंशन खाओगे, और चाहे नौजवान जो 18 साल का 17 साल का लड़का होता है, मैंने कहा शादी की उम्र 17 साल पर उम्र उसको कर दो, अग्निवीर कर दो, और शादी की उम्र हो तो रिटायर कर दो। और वो जो अग्निवीर वाले बच्चे वेल ट्रेंड हथियारों से आएंगे, मार्क माई वर्ड, दिल बी द सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एंटी सोशल एलिमेंट्स। वो जो बड़े बड़े एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको हायर करेंगे, अपराध करवाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेंगे। जो जज्बा सेना में जाकर देश सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जाते हैं, एक देश के लिए जिंदगी देने की होती है, उस जज्बे को आपने ख़त्म कर दिया। और उसको किसने ख़त्म किया? उस पार्टी ने ख़त्म किया जिसको आज़ादी की लड़ाई लड़ने का जज्बा ही नहीं था। वो क्या जाने कि जज्बा क्या होता है देश के लिए। जो कभी लाठी नहीं खाए, कभी जेल नहीं गए, कभी गोली नहीं खाई, उन लोगों ने ये फैसला ले लिया। और मैंने मांग किया था, मैंने कहा था, मैं तो अभी बोला हूँ कि हमारे यहाँ तो जैसे आपने बोला बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, सलेमपुर, देवरिया, सब भर्ती का केंद्र खोलो। मैं अपने लोकसभा में जा रहा हूँ, अभी हायर किया हूँ कुछ लोगों को, 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा, ट्रेनिंग दिलवाना शुरू किया हूँ। भाई अभी हम विपक्ष में अग्निवीर को तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अग्निवीर ही सही तब तक हम उनमें भर्ती कराने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे आप सुबह जाएंगे तो सड़कों के दोनों तरफ दौड़ते हुए मिलेंगे। डिमोरलाइज है। अग्निवीर में जब तक होगा, जिस दिन सत्ता में आएगी, जैसे आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है, पहली कलम से हम अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे। हम जानते हैं कि गरीबों के खिलाफ साजिश है, नौजवानों के खिलाफ साजिश है, देश के खिलाफ साजिश है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। किसी सांसद, विधायक, मंत्री या IAS का लड़का सेना में जाता है? किसका जाता है? एक लड़का अगर सेना में चला जाता था तो बेटी बहन की शादी हो जाती थी, घर भी पक्का बन जाता था, जिंदगी पटरी पर आ जाती थी। किसको धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है? सबसे बड़ा धोखा अगर सरकार ने देश के लोगों के साथ किया है तो सेना का अग्निवीर बना के किया है। ठीक बात। एक और मांग है घोसी के लोगों की, वो है रेल को लेकर। बड़े लंबे वक्त से रेल सुविधाओं को लेकर जी मांग जी है। तो बिल्कुल। आपने क्या उन चीज़ों को लेकर लगातार कर रहा था। हालांकि रेल मंत्री को नागवार गुजर गया। मैंने चिट्ठी पहली बार से बोल रहा हूँ उनको कि हमारे यहाँ उद्योग धंधे नहीं है, हमारे यहाँ लोगों के पास वो भी नहीं। हमारे यहाँ बुनकरों की साड़ियों का काम होता है। आप हमको साउथ से जोड़ दो, बड़े महानगरों से जोड़ दो, कम से कम हमारी माल तो वहाँ चला जाए, लोग चले जाएँ, चले आएँ, वो करें। कोई एक भी ऐसा ट्रेन नहीं है कि मैं रात को बैठूँ, शुक्रवार को सुबह उतर जाऊँ, 2 दिन क्षेत्र में रहूँ, रविवार को रात को बैठूँ और सोमवार को आकर सदन को वो कर लो, कोई अटेंड कर लो। मैंने चिट्ठी लिखा था, आश्वासन पहले दिया, ऊंचे चैम्बर में मिला, फिर एक लेटर आ गया कि दोहरी घाट का इस वजह से नहीं हो सकता है, इसका इस वजह से नहीं हो सकता। अरे सत्ता में क्यों बैठे हो? तो क्या कारण बताए जाते हैं? अक्षम सरकार अक्षमताओं को गिराती है। तो मैंने उस दिन सदन में बोल दिया कि चिट्ठी दिखा दिया, बोल दिया कि आप हर चीज़ क्यों बैठे हो? भाई कुर्सी ही है, तेरा कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते, तो तर क्यों नहीं जाते? उनको बुरा लगा तो लोग, हम उनको घोसी के लोगों ने आशीर्वाद दिया, लड़ाई लड़ेंगे और लेकर जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे लेकर जाएंगे, नहीं तो हर सदन में इनको नंगा करूँगा, हर सदन में इनको बेनकाब करूँगा और घोसी के लोगों को बोलूँगा कि इनको कभी ओढ़ गया, इनको घुसने मत देना जो आपके साथ इस तरह धोखा कर रहे हैं। राजीव राय जी को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी भी आई। क्या प्रसंग था वो, क्या हुआ था, क्या? नहीं, मुझे कई बार आई, लेकिन उस दिन जो फ़ोन आया, मैं गाली देकर काटने वाला था, मैं डरने वाला बस नहीं हूँ। लेकिन जो फ़ोन में प्रसंग ऐसा था कि मेरा बेटा जो बाहर पढ़ता है उसके विश्वविद्यालय का नाम भी बता दिया गया कि अमुक विश्वविद्यालय में आपके बेटे का नाम ये है, आपका बेटा यहाँ पढ़ता है। तो निश्चित रूप से आपके एक बाप को इस बात की चिंता होगी, घबराहट होती है कि भाई जब इतना अच्छा तक डिटेल है। नहीं तो मेरे तो मैं जब सपा सरकार थी तो मैं वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी में था और इंटेलिजेंस इनपुट का आधार पर था, इसलिए नहीं कि सपा है। और मेरी निश्चित जानकारी कि इस सरकार में भी इंटेलिजेंस के लोगों ने इस सरकार को निश्चित रूप से रिपोर्ट भेजा होगा कि मेरे ऊपर खतरा है, क्योंकि मैं हमेशा अपराधियों, मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं, हमेशा लड़ता रहा हूँ। मेरी सिक्योरिटी भी ड्रा कर ली, आई डिड नॉट केयर। लेकिन जब बच्चे का आया तो और उससे जब देखा तो नंबर पाकिस्तान का था, मैंने तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म किया जैसे कोई भी करता, FIR करवाया, सरकार को चिट्ठी लिखा, दोबारा लिखा सरकार को, चूँकि मैं सपा का हूँ, सरकार तो पार्टी देख के देती ना। अगर पार्टी बदल लिया, जिन विधायकों ने राज्यसभा में गद्दारी कर दी समाजवादी पार्टी से, 24 घंटे के अंदर वाइस सिक्योरिटी सेंटर फोर्सेज की पहुँच गई। राजीव राय चूँकि आपको आईना दिखाने का काम करता है, तुम्हारा भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो अगर मेरे को कुछ होता है तो ये आपके रिकॉर्ड में रहना चाहिए कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बावजूद, मेरे बार बार शिकायत करने के बावजूद मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है, हमारे परिवार को कुछ होता है, उसकी वजह से डर के घर में बैठूंगा नहीं। हमारे पास डर को भी आने में डर लगता है, वो डरने वाले में से नहीं है। ऊपर से लिख कर आया होगा उस दिन चला जाऊंगा। काफी नेताओं की सिक्योरिटी विथड्रॉ हुई है अभी, अगर हम देखें, और स्पेशली विपक्ष के नेताओं के कई लोग। आप जरा तुलना कर लीजिए ना, चौनी छाप नेताजी की कोई हैसियत नहीं है, वो सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिक्योरिटी के नाम पर अपराध कर रहे हैं। और जो लोग सही में संघर्ष कर रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रही है, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको खतरा है। आपने देखा ना आगरा में कैसे धमकी दी जा रही है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी जाती है। कोई और कर ले तो, अभी एक कार्यकर्ता यहाँ योगी जी को मारने की, या भारतीय जनता पार्टी के नेता को, किसी छोटे विधायक को कि जान से मार दूंगा, पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी। किसी अन्य बिरादरी समुदाय या लोग तलवार लहरा दे, सड़क पर एक लोग लहरा दे, पुलिस लेके चली जाएगी। ये कैसी सरकार है? बनाना रिपब्लिक बना रखा है आपने। सरकार की नीयत ऐसी, सरकार का सोच ऐसा, तो जो बो रहे हो वही काटोगे। सर, एक आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि डॉक्टर के साथ बहस हो गई, जिसमें आप पे आरोप लगे कि आप सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं। क्या हुआ था? आप क्यों गए थे वहाँ अस्पताल में? उत्तर प्रदेश में चिकित्सा माफिया का कब्जा है। आप किसी अस्पताल, मुझे नहीं पता आप किस जिले से हैं, आप अपने जिले में फ़ोन करिए, अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में जान लीजिए। और मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं दबंग नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। तो लगातार शिकायतें मिल रही थी, तो मैंने सबसे पहले वहाँ के सबसे बड़े अधिकारी CMS को बुलाया, उनके साथ दौरा किए, और तमाम लोग मुझे देख कर, भाई सांसद को देखो उत्तेजित होंगे ही, मशीनें काम नहीं कर रही थी, एक्सरे नहीं कर रहा था। एक चैम्बर में गए तो डॉक्टर नहीं, दलाल बैठे हुए थे बताने के लिए कि डॉक्टर साहब वहाँ मुख्य हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। कहीं कोई समस्या, मैं उनसे बोलता रहा, आप लिखते रहो, क्योंकि मीडिया वाले साथी थे, हम और आप बैठकर इसका समाधान करेंगे। आखिरी चैम्बर था, वहाँ गया तो मरीज बाहर लेटे हुए थे। आपने वो वीडियो का हिस्सा भी देखा होगा जहाँ मैंने मरीज को उठाया। जनता बहुत नाराज हो गई, उत्तेजित हुई। ये डॉक्टर 11 बजे आया और हमको डांट रहा है, हम लोग दूर दूर से आए हुए हैं। मैं घुसा तो लोग, पब्लिक पीछे से चिल्लाने लगे। मुझे उस दिन तक डॉक्टर के बारे में पता नहीं था, और मैं अगर उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मेरा एक लाइन की बात कट गया है, क्योंकि वो चिल्लाने लगा है कि डॉक्टर साहब हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे हो, मतलब अस्पताल, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ खुशी खुशी लोग जाते हैं। यहाँ जो आते खुद ही मानसिक तनाव में, वो आदमी मेरे पर चिल्लाने लगा। देन आई लॉस्ट माय टेम्पर। बाद में पता चला, शाम को उसके पिताजी आते हैं, वो रिटायर्ड CMO हैं, बुजुर्ग है, ब्राह्मण हैं। यही हाथ रखकर, आप मेरे बेटे को माफ़ करें, मैंने कहा आप बड़े हैं, मेरा आखिरी आदमी नहीं हूँ। तब तक मुझे पता चल गया कि ये वही डॉक्टर है जो 1 साल पहले पत्रकारों ने ये दिखाया था, मोटरसाइकिल से नहीं है, जब वहाँ पत्रकार गए दिखाने के अस्पताल में नहीं है, तो मोटरसाइकिल से आया, हेलमेट चला के पत्रकार को मार दिया, जिसका वीडियो वायरल हुआ, FIR भी हुआ है। उसके व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी तमाम ऐसे केस मुकदमे हुए हैं, और उस डॉक्टर के बारे में इस तरह बात किया जाता है। उससे बड़ी बात ये हुई, इस सरकार का, और इसमें एक मंत्री जी खास तौर से सक्रिय थे। मैं जाता हूँ CMS, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, CMS ने उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया कि माननीय सांसद जी हमारे साथ थे, तुमने अवैधता का किया है। मीडिया में बयान देता है कि ये पहली बार नहीं, इससे छवि खराब हुई है, शो का नोटिस इशू जारी करते हैं उस डॉक्टर को। CMS साथ में थे ना, कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। CMS लगातार उसको समझा रहे हैं। रात को पुलिस पहुंचती है मंत्री जी के दबाव पर कि कंप्लेन दो, राजू राय के खिलाफ कंप्लेन दो। डॉक्टरों ने कहा कि हम कंप्लेन नहीं देंगे, क्योंकि हमें शो का नोटिस मिला, हम शो का नोटिस का जवाब देंगे। वही ना भाई, हमारे HOD ने शो का नोटिस दिया है। अगर आपको आपके एडिटर शो का नोटिस से उनको जवाब देंगे, पुलिस के पास जाएंगे। तो फिर 2 बजे रात को पुलिस पहुंचती है, अच्छा जो शो का नोटिस का जवाब दे उसकी कॉपी एक दे दो। अद्भुत FIR होता है मेरे ऊपर, जिसमें शिकायत ही नहीं मेरे ऊपर, शो का नोटिस एड्रेस टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और FIR में लिखा जाता है कि इन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ऐसा लिखा है। तो तुम कौन होते भैया? उसी मोह में अपराध रोज होते हैं, हत्या रोज होते हैं, पुलिस थाने में है, और मेरे ऊपर अगले दिन FIR कर दिया जाता है। इस सरकार का सबसे घिनौना और घटिया चेहरा था। और सोचे कि राजीव राय को दबा देंगे, राजीव राय भी आए, वो प्रिविलेज मोशन मूव कर दिए, पेंडिंग है, जिस दिन कमेटी बैठेगी जांच होगी। और कपिल सिब्बल से मैंने बात किया,
सारे लोग को दिले थे कि फिर तो ऐसा सांसद भाई मेरे लिए जनता चुनी कि फिर तो कहीं जाएगा ही नहीं। आप लूटते रहो, मैं जाकर पकड़ लूँ तो बोलो कि आपने सरकारी काम में बाधा डाला है। बहरहाल मुझे पता चला कि पुलिस ने समझ गई कि इसका हासिल क्या होना है, तो मैं लड़ने वाला, मैं छोड़ने वाला, मैंने छेड़ूंगा नहीं और छोड़ूंगा नहीं। तुमने अगर छेड़ा है तो मैं दिखाऊंगा क्या है। तो केस ख़त्म हो गया है। जो उप मुख्यमंत्री जी हैं हर जगह जाके मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। मतलब इस समय उत्तर प्रदेश का चिकित्सा विभाग ही ICU में है। आप देख, कहीं आग लग जा रहा है, कहीं दवाइयाँ नहीं है, कहीं दवाइयाँ कूड़ेदान में पाई जाती है, मशीनें काम नहीं कर रही है, डॉक्टर सब प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस शिकायत जो उस डॉक्टर का प्राइवेट हॉस्पिटल का फोटो के साथ है। सर आपके ना बड़े चंक्स वायरल होते हैं, छोटे छोटे, जैसे हमने पहले भी बोला, आपकी स्पीचेस में से बहुत कुछ चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं शॉर्ट्स के रूप में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है ही है। तो ऐसा ही एक बयान था आपका 24 जुलाई 2024 का, जिसमें आपने कहा कि मेरा सबसे बड़ा अपराध ये रहा है कि मैं पूर्वांचल से चुन कर आया। मतलब पूर्वांचल से चुना जाना नहीं, पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत लेकर आया हूँ, प्रधानमंत्री से भी बड़ी जीत है। हाँ, मतलब चुनकर आए हैं ना वहाँ। हाँ, नहीं, पूर्वांचल से तो कोई बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से लड़ते हैं तो उनको लगता है कि बस हवा मंडल में तो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा उनके। लेकिन उन्हीं के बगल के कॉन्स्टिट्यूंसी से उनसे ज़्यादा वोट से जीत कर आता हूँ। और आपको पता है, इसलिए मैंने बोला कि आखिरी फेज का चुनाव था, इसको ऑन द रिकॉर्ड रहने दीजिए। आखिरी फेज का चुनाव था। 5 लोकसभा का जो सम्मेलन प्रधानमंत्री जी करते हैं, अपने किसी भाजपा उम्मीदवार के लिए नहीं गए, वो घोसी में, मऊ में आकर राजभर के बच्चे के लिए 5 लोकसभा के उम्मीदवारों को वहाँ बुलाकर रैली किए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री की परमानेंट ड्यूटी, 40 मंत्रियों को एक एक ब्लॉक दे रखा, एक एक मोहल्ला दे रखा था। और हमारी बिरादरी के जो हमारी पार्टी में लोग थे उनको तोड़कर हमारे यहाँ भेजना। और अतिथि तब हो गया कि एक महामहिम को संवैधानिक पद पर रहते हुए भी वहाँ बैठा दिया गया, जाइए चाय पानी करिए। चाय भाई महामहिम है तो मन से भाषण दे नहीं सकते। इस हद तक किया गया कि मतलब आप मतलब इस तरह किसी एक लोकसभा में किसी सरकार ने ताकत नहीं झोंकी होगी। और उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री से ज़्यादा वोट पड़ा गया तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ तो होगी। इसका एक लौता कारण है जब आपका अगला बयान आता है कि सरकार इसलिए मुझसे नफरत करती है। नहीं, भाप मैंने पूछा सरकार से, ये पूछ रहा हूँ कि क्या अपराध है वहाँ। जो मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैं तथ्यों तर्कों के साथ बात करता। आप मेरा एक कोई मैंने बोला अपनी पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा बोलने वाला सांसद हूँ। एक बयान उठा कर देखिए जो शोर शराबा किया हूँ। और जब मैं बोला हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी धन्यवाद दूंगा कि पिन ड्रॉप साइलेंट रहा है। Nobody could dare to intervene। और तब ये काफ़ी नहीं है आपको सीरियसली लेने के लिए कि इनकी बातों को सब ध्यान से सुन रहे हैं तो कम से कम जांच कराई जाए, कम से कम कुछ दिया जाए। मैंने तो पूछा कि आपने अगर ठीक है बाकी सब ने क्या किया, आपने 11 साल में कुछ दिया हो तो बताओ। वहाँ एक 85 एकड़ का कताई मिल था, बगल में औद्योगिक पार्क है एक। औद्योगिक पार्क जो है, औद्योगिक पार्क हर जिले में होता है, वहाँ औद्योगिक ग्राम 95% खाली है। आप वहाँ कुछ किए नहीं। 85 एकड़ जिसको मैं मांग कर रहा था कि यहाँ कल्पनाथ राय के नाम पर कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाए और बड़े औद्योगिक संस्थान बनाया जाए, यूनिवर्सिटी बनाई जाए, उसकी प्लाटिंग करके उसके मशीनरी को स्क्रैप में कौड़ियों के भाव बेचकर उसकी प्लाटिंग करके बोले कभी उद्योग बनाएंगे कि मतलब न बात रहे न जगह रहे न लोग कोई मांग करे। ये अप्रोच है सरकार का और घोसी की जनता जवाब देगी। मैं चुनौती दे रहा हूँ जो लोग इस धोखा देने का काम कर रहे हैं, चुनौती दे रहा हूँ कि चुनाव लड़कर देख लो। आपने कहा सरकार ने कुछ दिया नहीं। जब बजट में बिहार को आप बताइए गया तो आपने पहाड़ा पढ़ा 80,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1.25 लाख। नहीं, वो सुधाकर सिंह जी बगल में घोसी के अरे बक्सर के सांसद हैं। मेरा गांव इस पार है उस पार है। तो मैंने उनसे बताया कि जब ये मुझे तो लगा कि देश का बजट में पहली बार सांसद बन के आया हूँ, लेकिन ये बजट सेशन ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि आंध्र प्रदेश और बिहार का हो गया है। और आप उनको सुनकर खुश हो रहे होंगे तो आपको याद दिला दूंगा कि वो भाइयों बहनों 1.25 लाख करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख क्या मिला? पूरे धर गिरती रही। और उस महान वैज्ञानिक, बताओ गंगा नदी मेरे गाँव में बहती है। आपको मैं बताऊँ, मेरे गंगा नदी मेरे गाँव में बहती है। बाढ़ के लिए, चूँकि आपको बिहार में चुनाव है, बाढ़ के लिए
बिहार को पैसा दिया गया और हमको नकार दिया गया। तो मैंने पूछा उस महान वैज्ञानिक का नाम तो बता दो जिसने बताया कि गंगा नदी में अगर पानी बहेगी तो बिहार तो डूबेगा लेकिन यूपी नहीं डूबेगा। अब समझ नदी में तो दोनों किनारे डूबेंगे ना। तो मैंने बोला उस महान वैज्ञानिक का दर्शन करा दो, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो जवाब नहीं था, वो मेरा पहला भाषण था और लोगों ने कहा कि आपने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा दिया। मैंने बोला मैंने सोच यूपी तो उन्हीं की स्टेट है, जैसे बिहार है यूपी है, तो यूपी को क्यों नहीं? नहीं, वो डबल इंजन है ना, वो एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। आपको पता है ना, दिल्ली जो मुख्यमंत्री अपने दूसरे तीसरे कार्यकाल में भी अपने प्रदेश को एक परमानेंट डीजीपी और मुख्य सचिव नहीं दे पाए और ये लोग अप्रूवल नहीं दे पाए, इसके बाद भी कुछ कहने को बाकी रह जाता है क्या? कि केंद्र सरकार ने आपको अपना मुख्यमंत्री को, हमारे जैसा मुख्यमंत्री होता तो त्याग पत्र देता कि अगर मैं अपना चीफ सेक्रेटरी अपना डीजीपी अपॉइंट नहीं कर सकता हूँ तो लो तुम ही आओ चलाओ। ठीक बात सर। तो आखिर में मैं बस आपसे अखिलेश यादव जी को लेकर बात करना चाह रहा हूँ कि उनकी राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? अभी भी कई बयान आते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, कभी घेर लिया जाता है किसी बयान को लेकर उनको, या कभी गठबंधन को लेकर कहा जाता है कि इस गठबंधन की वजह से नुकसान हुआ, कभी कहा जाता है कि परिवार में ही इतने लोग हैं कि सब सांसद बन गए हैं या विधायक बन गए। ये इनके अखिलेश यादव जैसे भारतीय जनता पार्टी और सरकार का डर और भय उनके सर चढ़कर बोलता है। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य, मैं इसलिए नहीं कि मैं उनके पार्टी का सिपाही हूँ, मैं एक शिक्षक के रूप में बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश ने झूठी बातों में आकर ऐसे मुख्यमंत्री को दोबारा मौका नहीं दिया जिसने अल्प समय में विकास का परिभाषा बदल दिया था। हाईवे बनाकर, डेयरी बनाकर, आईटी सिटी बनाकर, उद्योग संस्थान लगाकर, बच्चों को लैपटॉप से वो करने के लिए यूनिवर्सिटी में फीस माफ़ कर कर गरीबों को बोलता है कि तुम बाहर चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा मुख्यमंत्री है, अगर बीमार पड़ेगा तो पड़ोसी पहुँचे ना पहुँचे 108 पर डायल कर देना, समाजवादी एम्बुलेंस पहुँचेगी। गर्भवती हो तो उसका ध्यान रहेगा। बहनों के लिए 10-90 चलाता है, छेड़खानी ना हो। डायल 100 न्यूयॉर्क के तर्ज पर बनाता है। उन्होंने क्या क्या आपको याद है? मुख्य प्रधानमंत्री जी, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी आज फिर पूछना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे और तब से 56 इंच का था, आपको पता है 56 इंच का शुरू हुआ था। यूपी विधानसभा के चुनाव में आकर प्रधानमंत्री जी बोले थे कि माननीय मुलायम सिंह जी 24 घंटा बिजली देने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, हम 56 इंच का सीना, बिजली विभाग बिक रहा है। आपको पता है कि नहीं? स्थिति हो गई है कि जहाँ 56 इंच का सीना चाहिए, मैं पूछूंगा अगले सत्र में कि आपने तो वह कहा था 56 इंच का सीना चाहिए बिजली, जिस विभाग का नाम लेकर गया तो विभाग ही बिक रहा है। चलिए, ये तो मुद्दों की बात हो गई, हम ना पारिवारिक बातों पे बात करना चाह रहे थे। जैसे नहीं, इस बात को कंप्लीट आपने बोला अखिलेश यादव की राजनीति, अखिलेश यादव जी की राजनीति जी देश समझ ले तो जो विकास की परिभाषा उन्होंने उत्तर प्रदेश में लिखा था, देश की संपत्तियां बिकेगी नहीं, बनेगी। जैसे बने समाजवादी पार्टी सरकार में, ये बेचने वालों की सरकार चली जाएगी, बच्चों बेरोजगार नहीं रहेंगे, रोजगार मिलेगा और अमन चैन रहेगा, नफरती लोग नहीं रहेंगे। देश के भविष्य अखिलेश यादव और एक न एक दिन देश के प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे, इसको लिख लीजिएगा। प्रधानमंत्री एकदम बनेंगे, एक न एक दिन बनेगा। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बने उसी दिन से जिस तरह से जो आदमी विमान को सड़क को उतार सकता है, 2.5 साल में मेट्रो चला सकता है, उत्तर प्रदेश जैसे दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश में आंगन आंगन में लैपटॉप पहुंचा सकता है, दरवाजे पर एम्बुलेंस भेज सकता है, अगर उसको मौका मिला तो क्या नहीं कर सकता, आप ही सोचिएगा। मैं यहाँ से लखनऊ जा रहा था, तो कभी कभार हम लोग जब निकलते हैं चुनाव के दौरान, लोगों से बात करते हैं, तो एक ड्राइवर थे जो यहीं के यूपी के ही रहने वाले थे, तो मेरी उनसे बात हो रही थी। तो ये पहली बार नहीं है, लगातार जब भी हम किसी से भी बात करते हैं तो जब ये पूछा जाता है कि आप किसको वोट देंगे, तो अमूमन भाजपा की तरफ झुकाव दिखा कुछ टाइम पहले से ही, लेकिन जब पूछा जाता है कि समाजवादी पार्टी से क्या नाराज़गी है, तो ज़्यादातर का जवाब ये था कि यादवों का राज वापस आ जाएगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा घेरा जाता है, ये क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये था कि जैसे सब कहीं ना कहीं जो एक नॉर्मल वोटर है उसको ये लगता है कि एक ही परिवार में सब नेता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें हैं जिसको लेकर मैं आपसे एक क्लैरिटी चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी इन दोनों चीज़ों को किस तरह से देखिए, जो नरेटिव पेश किया गया, बताएं झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जी। आपने
56 में 46, हालांकि जिसको मुख्यमंत्री जी 46 पे 56 बोलते हैं, दूसरी बार सरकार है ना, वो लिस्ट कहाँ गई? कौन सी कायर निकम्मी और नालायक सरकार है जो 56 में 46 और मुख्यमंत्री के शब्दों में 46 में 56 नहीं खोज पाए? और अगर आज ताकत है माननीय योगी जी, अगर मेरी आवाज़ आपको पहुंचे, तो अगर आपके अंदर ताकत है, तो जो हम सब शुरू से मांग कर रहे हैं, टॉप 100 क्रिमिनल्स की सूची जारी करिए और थानों से लेकर ऊपरी कुर्सी तक किस बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं उसकी सूची जारी कर दीजिए। क्योंकि आपके पास भोंपू है, आप चिल्ला सकते हैं, हमारे पास भोंपू नहीं है तो हम चिल्ला नहीं सकते, अपने सच को दिखा नहीं सकते, आप झूठ को सच बनाकर बेच सकते हो, यही गुनाह है हमारा। आप करिए, आइए ना, फैक्ट पर बात करते हैं ना, किसने क्या कहा छोड़ दीजिए, कागज पर तो होगा ना। उस जमाने में कितने यादव थे और आज जमाने में कौन लोग बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में कौन लोग बैठे हैं, कितनी यूनिवर्सिटी है, पीडीए का कितने वाइस चांसलर हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने एसपी हैं, कितने थानेदार हैं, कितने डीएम हैं, सूची जारी करिए। इसी सच को हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी झूठ के भरोसे सरकार चल रही है, जिस सरकार ने उससे ज़्यादा क्रूएल गवर्नमेंट क्या हो सकती है, जो कोरोना काल में एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, अपनी जान पर खेलकर, जब हम और आप अपने घरों से निकल नहीं रहे तो जान पर खेलकर मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। आप कैसी बात करते हैं? आपके अंदर संवेदना है, आप योगी हैं। अरे जान बचाने वाले को तो खड़ा करके सम्मानित करना चाहिए और पूछना चाहिए कि ठेके पर क्यों है? जिन लोगों ने जान बचाया है, कोरोना वीर की कृपा दी है, उनको हम परमानेंट कर रहे हैं। अगर वो सरकार उन लोगों के साथ भी इस तरह के क्रूअल बिहेवियर कर सकती है, इस तरह का क्या शब्द दूँ, शब्द छूटे पड़ जाए, नहीं शब्द बहुत कड़े आ रहे हैं, थोड़ा लगाव लगाना पड़ रहा है, क्रूरता कर सकती है, तो आम आदमी के साथ क्या करेगी? सर, आप टीचर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, दुबई में भी अगर मैं सही मत बोलो यार, इसी तरह बोलो फिर भेज दोगे। कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सब झूठ का फैला कर। सवाल मेरा कुछ और है, मतलब आपका जो पर्सोना है उसको बताते हुए मेरा एक पर्सनल सवाल है। वो सवाल ये है कि एजुकेशन दिन पर दिन महंगी होती जा रही है जी। एजुकेशन के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक नॉर्मल परिवार का इंसान अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता जी। बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और अगर पैसा नहीं है तो एजुकेशन का स्तर भी नहीं है। ये हालात हो चुके हैं। अभी हम दिल्ली में देखेंगे तो रोज़ नए प्रदर्शन होते हैं कि स्कूलों की फ़ीस बढ़ गई, स्कूलों ने अपनी मनमानी फ़ीस बढ़ा दी। मेडिकल में अगर किसी का बच्चा जाता है तो अगर सरकारी इंस्टीट्यूट उसको नहीं मिला तो उसके अलावा अगर उसको कहीं से पढ़ाई करनी है तो 1-1.5 करोड़ रुपया लग जाता है किसी भी बात का। तो फिर जब वो डॉक्टर बन के आते हैं तो उनकी जो फीस होती है, आप नोएडा में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, 1000 रुपये से कम नब्ज चेक करने का तक का नहीं लेते। तो ये जो पूरी चीज़ है एजुकेशन में कि ये जो महंगी होती जा रही है एजुकेशन दिन पर दिन, इसका क्या वे आउट है कि एक आम परिवार का बच्चा जो उतना ब्रिलियंट नहीं है कि उसको सीधा एक फ्री की एजुकेशन मिल जाएगी या स्कॉलरशिप मिल जाएगी, वो कैसे इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ पाएगा? देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है और मेरे दिल के बहुत करीब है जी। मैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में भी उसी कमेटी का सदस्य हूँ जिसमें शिक्षा, महिला बाल कल्याण, खेल और युवा है, और मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, आपको जानकर हैरानी होगी 50% से अधिक वैकेंसीज है देश में। 9,86,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, सरकार भर्तियां नहीं करे। अभी आप नोएडा की बात कर रहे थे, मैंने सबूत दिखाए कि नोएडा का PM श्री केंद्रीय विद्यालय का एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, वहाँ संविदा पर भर्ती की जा रही है। एक ही क्लास में एक टीचर जो रेगुलर है, एक ही क्वालिफिकेशन के साथ 1.25 लाख पा रही है, दूसरा टीचर को 40,000 मिल रहा है। आप वहाँ अगर भेदभाव शुरू करते हो तो फिर कैसे वो टीचर अपना 100% दे पाएगा? प्राइवेट स्कूलों को ले लीजिए, मेरे स्कूल चलते हैं, हु एम टू डिसाइड कि कौन सी कंपनी का जूता आप पहनोगे, कहाँ से आप ड्रेस लोगे? मैं कलर डिसाइड कर सकता हूँ। ये इतना बड़ा माफिया चल रहा है, इसकी लड़ाई लड़ूंगा। 7-7 हज़ार रुपए की नर्सरी के बच्चे की किताबें हैं। किताबों को तो लेना ही नहीं चाहिए, किताबों को NCERT के सिलेबस के हिसाब से चलना चाहिए। आप ये भी दिखाइए, वो जो आपको 1,000 में यूनिफॉर्म मिल जाएगा उसको 8,000 में खरीदिए, 19 खरीदिए। इसी नोएडा में विद्यालय है, उद्योगपतियों के विद्यालय है, 7-7 लाख 6-6 लाख प्राइमरी स्कूल की फीस है। ये कैसे आप छोड़ सकते हो? वो मैंने वो CBSE के सेक्रेटरी को बुलाया था, चेयरमैन को बुलाया था, और सेक्रेटरी एजुकेशन को बोले कि हमारा नहीं, हमने RTE में जितने महंगे स्कूल है यहाँ NCR में, देखो RTE में कितने है, उसका पास रिकॉर्ड है,
बोला राज्य का मामला है। इतना बड़ा नेक्सस से क्रिमिनल बैठे हुए हैं, मैं मुझे जाने में नहीं, वो IAS अफसर सचिव बोल रहा है कि राज्य का मामला है। मैंने बोला CBSE का सिलेबस अप्रूवल देते हो ना, ICSE का अप्रूवल देते हो ना, तुम्हारी बॉडी है ना, तो जब अप्रूवल का रिन्यूअल करने जाते हो तो चेक लिस्ट में डाल दो कि इस साल RT से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बहुत इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत है। RT में डाल दो कि इस साल कितने हुए हैं, इस साल फीस कितना लगा है, फीस कितना बढ़ा है, आप लूटने के लिए छोड़ दोगे। एक ही हिंदुस्तान में कई हिंदुस्तान बनाओगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये देश को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शासन करने वाले देश के स्कूल को, देश की शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। इसको जब मतलब अगर ये देश में शिक्षा व्यवस्था में अगर गंभीर रूप से काम नहीं किया गया, ये गरीबों को मैं ये आंकड़े बता रहा हूँ, आप कोट करिए, आप देखिएगा 1 लाख स्कूलों को बंद कर दिया। आबादी बढ़ रही है, आप स्कूल बंद करोगे? बढ़ती हुई आबादी से स्कूल बंद करोगे? प्राइमरी स्कूलों को बंद कर, सरकारी स्कूलों को बंद कर दे। मैं आपको फैक्ट दे दूंगा, अभी मोबाइल में से निकाल कर दे दूंगा। और ये मैंने अपने संस्तुति में लिखा है, पता नहीं उसको ले गए या नहीं ले गए। आपको पता है इस देश के IIT IIM में 56% वैकेंसी है। 50 IIT, आपको इसरो जैसे संस्थानों में संविदा पर वैज्ञानिक रखे जा रहे हैं। जिस पार्लियामेंट में हम लोग बैठते हैं, इसको दिखाइएगा सरकार की आँख खोले, जिस पार्लियामेंट में हम लोग बैठते हैं 2017 से वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। ये 20,000 करोड़ का पार्लियामेंट का विस्टा और 8,500 करोड़ का जहाज जरूरी था, बच्चों का स्कूल जरूरी था, अस्पताल जरूरी था। इस शिक्षा व्यवस्था को एक साजिश के तहत सरकार खोखला करे। सरकार चाहती नहीं कि कोई पढ़ लिख कर समझदार बने तो सरकार से सवाल करे, इनको झूठ को झूठ और सच को सच कहे। इस डर से शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। सर, आपके इंस्टीट्यूट्स में फीस कैसे तय? हमारे यहाँ कोई डोनेशन नहीं लिया जाता, किसी भी कोई डोनेशन नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि आपको यकीन नहीं करोगे, बेंगलोर जैसे शहर में 4 साल का कोर्स है, तो 4 साल का कोर्स में जो बच्चा डिसाइड कर दिया, मेरे ख्याल से 2,500 या 3,000 रुपया हमारा हॉस्टल का बेंगलोर में लगता है। बेंगलोर जैसे शहर में उसमें सुबह चाय, नाश्ता, लंच, डिनर, खाना सब कुछ रहता है और कमेटी बना दी जाती है। मैं राजीव राय चेयरमैन है, मैं क्यों डिसाइड करूँगा तुम गोभी खाओगे कि टमाटर खाओगे? 5 लड़कों की कमेटी है, तो वही मेनू बनाएंगे, वही फॉलो करेंगे, वही खाएंगे। और यूनिफॉर्म की, जो मैं इतने मजबूती से इसलिए बोल रहा था, यूनिफॉर्म की बात आती है तो हम बार्गेनिंग करते हैं सप्लायर से, थोक के भाव हम लेंगे तो क्या रेट दोगे, और वो पास ऑन स्टूडेंट को कर देते हैं कि बाहर जाओगे तो इतना थोक के भाव लोगे तो इतना रेट देंगे। आगे घर जाता है, दे जाता है। 1 रुपया किसी में डोनेशन नहीं। इसके अलावा मैं एजुकेट चाइल्ड स्कीम चलाता हूँ, जिसमें हर साल मेरिटोरियस बच्चों के, जो विधवा के बच्चे हैं, गरीबों के हैं, रिक्शा वाले के हैं, काम करने वाले के हैं लेकिन पढ़ने में है, तो उनको ये बोलता हूँ कि आपका खाना, रहना, पीना, फीस सब मैं दूंगा, तेल, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश भी दूंगा। आपके लिए पढ़ाई नहीं पढ़ सकूँगा, एक एग्रीमेंट साइन करो कि आप 80% मार्क लाओगे, वो पढ़ाई आपको, आपकी सारा टेंशन में। मैं गिना नहीं सकता कितने लड़के आज हाई टॉप पोस्ट पर है। एक घटना सुना दूं इंडियन एक्सप्रेस के, जिसके 80% नहीं है, बाद में जिसके 80% नहीं है। अब मत बुलाओ यहाँ, फिर लोग ग्रांटेड ले लेंगे। हाँ नहीं, हमारी कमेटी है, सेलेक्ट उन्हीं लोगों को करते हैं जी, जो देखते हैं कि लड़का मेरिटोरियस है, सीरियस है, उसके अंदर जुनून है पढ़ने का, सुविधा का अभाव है। ठीक, हम हर आदमी को नकल से ला लिए, उसको हम नहीं लेते। वो तो इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन, उसमें भी जानते हैं मैं सिलेक्शन में राजीव राय नहीं बैठेंगे, कोई नेता का रिकमेंडेशन नहीं, किसी मंत्री का रिकमेंडेशन नहीं। रिटायर्ड लोग जो हैं गवर्नमेंट से और टीचिंग प्रोफेशन से, उनकी एक कमेटी बना दिया हूँ, वो लोग सेलेक्ट करते हैं, जो दे हैव नथिंग टू डू विद माय स्कूल एंड कॉलेज। और बहुतों को मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं हूँ, बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक गांव के, उत्तर प्रदेश बिहार के छोटे से गांव से एक लड़का निकल कर अगर यहाँ पहुँचा है तो भगवान ने जितनी ताकत दी है, लेट मी गिव बैक टू माई सोसाइटी, मेरी वो सोच रहती है। ये शिक्षा वाला मेरे को उद्वेलित कर देता है, और इसीलिए मैं इतनी जोर से आवाज़ उठाता हूँ कि कोई मेरा उंगली नहीं उठा सकता है कि आप भी तो डोनेशन लेते हो, आप भी तो फीस लेते हो। जहाँ जितना यहाँ के प्राइमरी स्कूल के लड़के चार्ज करते हैं ना, यहाँ चार्ज करते हैं, उसका 1/10 भी हमारे यहाँ नहीं लगता है। जी, यूपी के एक बच्चे आपके इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने जाते हैं? बहुत जाते हैं। मैं वही कहानी बता रहा था कि एक बार आज से 10 साल पहले एक इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल छापा, सागा ऑफ सक्सेस एंड सेक्रीफाइस फ्रॉम बलिया टू बेंगलोर। ओके। एक इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, वहाँ देखा कि एक लड़का बहुत अच्छी से इंग्लिश बोल रहा है, बहुत अच्छी सर्विस कर रहा है, बहुत नया है, कम उम्र है, तो उसको बुला कर पूछे कि तुम आगे क्यों नहीं, तुम पढ़ते क्यों नहीं?
तो बोला सर मैं पढ़ता हूँ। बताया कहाँ पढ़ते हैं, तो उसने बताया मेरे स्कूल का नाम बताया, तो संजोग से मुझे जानते थे। उसने बोला तो चेयरमैन को मैं जानता हूँ, तो थोड़ा रोने लगा। सब चेयरमैन को बताइएगा मत, मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुम कोई काम नहीं करोगे, मैं तुमको पढ़ाऊँगा और तुमको आगे बढ़ना है। और हमारे जैसे कितने लड़के हैं, कानपुर का एक लड़का है, माँ बाप नहीं है, भैया भाभी थे, वो साथ भैया की जब तक शादी नहीं हुई थी तो पढ़ाते थे, अभी यहाँ आ गए, वो छोड़ दिए, भाभी मना कर दी, उसको भी पढ़ा रहे हैं। तब वो आदमी आए एडिटर, और इंटरव्यू किया, उन्होंने कहानी लिखी। मैं उन चेहरों को मैं पब्लिसिटी नहीं करता हूँ कि किसको किसको, बस उनसे ये कहता हूँ मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम जब पढ़ जाना तो 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी जितनी क्षमता तुम पढ़ाते रहना, ये नेटवर्क चलता रहना चाहिए। जी। छोटा सा 0.00001% कुछ तो दिया। सर जाते जाते एक सवाल है और उसके बाद एक रैपिड फायर आपके साथ करेंगे, बहुत छोटा सवाल है कि आप राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा बात करते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, कर्नाटक में आपका ज़्यादातर एक तरह से इंस्टीट्यूशनल बिजनेस जो है वहीं पे है, और वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है भाषा विवाद। तो भाषा विवाद के मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं कि कर्नाटक की सरकारें या कहें साउथ इंडियन सरकारें जो इस चीज़ को बड़ा मुद्दा बना रही हैं, क्या वाकई उतनी कम? नहीं, देखिए सरकार इस पर गंभीरता से नहीं कर रही है। आप सबको, देश बड़ा है, देश की एकता बड़ी है, देश में आपस में प्रेम बना रहे, देश में अविश्वास का माहौल ना रहे, इसका प्रयास करना चाहिए। हमारे साउथ इंडिया में बात होती है, वो लोग हिंदी के खिलाफ नहीं, हिंदी थोपने के खिलाफ है। बड़ा सहज आसान है सलाह है, मेरी सरकार को सलाह देना चाहूँगा और अपने उत्तर भारत के लोगों को भी सलाह देना चाहूँगा कि जब हम बोलते हैं कि साउथ के लोग हिंदी सीखे या साउथ में हिंदी होनी चाहिए, तो हम अपने आप ही एक साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखना शुरू करते। देश में कितना, जो हमारा बच्चा बेंगलुरु जाएगा, तमिलनाडु जाएगा, केरला जाएगा, तो उसको भाषा की प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे और वहाँ के लोगों में भी विश्वास जगेगा कि सिर्फ हमें नहीं कर रहे, खुद भी सीख रहे हैं। तो आप उनके पूरे बातें को ध्वस्त कर दोगे, देश में आपस में एक दूसरे को, देश एक लड़ने लगेगा। ये क्यों नहीं शुरू कर सकते हो? और मैं तो उस दौर में बेंगलोर से जनागरा नाम का राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक निकाला जब बहुत विरोध हो रहा था, तो मैं एक संदेश देना चाहता था और उन लोगों से कन्नड़ में बात करता था। जी। मैं वहाँ की भाषा में बात करता हूँ, तो उनको हमसे तेताज किसी को नहीं है। अगर मुझे कोई कर्नाटक का कहा था तो मैं उनकी भाषा में बात करता हूँ। और मैंने पिछले सत्र में कहा था बसवराज बोम्मई को, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, कि आप लोग जिम्मेदार हैं कि मैं अच्छी कन्नड़ नहीं सीख पाया, क्योंकि मुझे देखते ही आप लोग हिंदी में बोलने लगते हो, क्या भैया खाना खाया कैसा है, वही मैं तमिलनाडु में रहता तो ज़्यादा सीख गया होता। तो ये हम उनकी सीखे, हमारी सीखे, देश हमारा भी है, देश उनका भी है, देश एक है। इस बात बहुत सिंपल सा समाधान है। मतलब भाषाओं के चक्कर में अपने आप को नहीं बांटो मत ना, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के बाद, भौगोलिक स्थिति के नाम पर बांटो मत। देश बड़ी मुश्किलों से आज़ाद हुआ है, देश माफ़ी मांगने से आज़ाद नहीं हुआ है, देश पेंशन मांगने से आज़ाद नहीं हुआ है, देश में को तिरंगा झंडा न फहराने से आज़ाद नहीं हुआ है, संविधान को नहीं मानने से आज़ाद नहीं हुआ, कुर्बानी से आज़ाद हुआ है, त्याग से आज़ाद हुआ है, फांसी में चढ़ने से आज़ाद हुआ है, जेल में सड़ने से आज़ाद हुआ है, भारत माता की जय लगाने से हुआ है, चिट्ठी लिखने से नहीं हुआ है कि बैलेट में चिट्ठी लिख दिया कि हम अंग्रेजों के शासन में हैं। और जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ब्रिटिश फौज के लिए भर्ती कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि मैसेज जा रहा होगा जिसको जाना है। चलिए सर, एक रैपिड फायर है आपके लिए, बहुत छोटा। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आप मेरे को सिर्फ एक लाइन में बताइएगा आप उनके बारे में क्या सोचते। चंद्रशेखर रावण, अति महत्वाकांक्षी, जयंत चौधरी, कंफ्यूज पर्सनालिटी, आकाश आनंद, बेचारा, ओम प्रकाश राजभर। इनके लिए शायद एक शब्द कम पड़ जाए आपको। नहीं मैंने उनको पहले ही बोल दिया था, बकबकाइटिस नाम की बीमारी से ग्रस्त, ये किसी के नहीं है। मुख्तार अंसारी, नहीं रहा है, मायावती, सब कुछ पाकर आसानी से खो दी। आजम खान, अन्याय हो रहा है, अन्याय कर झेल रहे हैं। अमित शाह, तथा कथित चाणक्य, योगी आदित्यनाथ, अपने योगी के धर्म से अन्याय नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी, बड़ा मुश्किल सवाल है राहुल गांधी के बारे में जवाब देना, लेकिन जवाब दूं, उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास और करें। और आखिरी है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सर एक ही शब्द चाहिए, जैसे आपने बाकियों के लिए वादा फरामोश,
चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी बातचीत राजीव राय जी के साथ, जिन्होंने हमें यूपी से लेकर कर्नाटक की पॉलिटिक्स, सब चीज़ों पे हमारी बात हुई, पुराने मुद्दों पर भी बात हुई, और हमें समझ आया कि फिलहाल जो समाजवादी पार्टी है उनका लक्ष्य 2027 के लिए क्या रहने वाला है। बहुत शुक्रिया सर, हमें अपना धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, और हमारी शुभकामनाएं आपके इस नए चैनल को। आप जनता की आवाज़ बने, लोकतंत्र का सही मायने में चौथा स्तंभ बने और आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया सर। बाकी आपको अगर ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और मज़ेदार इंटरव्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।